क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट करते क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्यों यूएस की गवर्नमेंट बिटकॉइन को इतना बाई करना प्रेफर करती है? क्यों आज के टाइम पे एचएनआईज स्टॉक्स छोड़ के क्रिप्टो की ओर जाना प्रेफर कर रहा है? नंबर वन रीजन इज, वैसे आप एक बात कहते हो कि 2026 में क्रैश आ जाएगा, तो किसका हॉरोस्कोप देखा आपने? सो मेरे साथ एक पर्सन है, उसने क्रिप्टो से 2022 से लेकर 2024 में 100 करोड़ रुपए कमाए। वाओ, कैसे किया, कैसे हुआ, क्या स्टेप्स थे? सो उसने क्या किया? आप में बड़े बोल्ड क्लेम्स मारते हो, बोले किसी के पास 3 करोड़ तो उसको दुबई आ जाना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ सर, आप मुझे बताइए, हर एक बिजनेस ओनर, हर एक अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय क्यों इंडिया छोड़ के चला गया? यूएसए में जॉब करे कोई दिक्कत है, बट इंडिया छोड़ के क्यों गया? क्योंकि इंडिया में टैक्स यूएसए से तो कम है। यूएसए में टैक्स ज़्यादा है, कनाडा में टैक्स ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है। वो लोग क्यों बाहर चले गए? पता है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? तो आप ये मुझे बताइए कि अगर एक व्यक्ति निवेश करना चाहता है और उसको अब क्रिप्टो स्पेस हॉट लग रही है, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका कितना पोर्शन क्रिप्टो में जाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का या फिर ओवरऑल नेटवर्थ का % या मैक्स टू मैक्स % से ऊपर क्रिप्टो में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि आपको आज एक चीज़ बताऊंगा सर, बाइनेंस को छोड़ के 90% एक्सचेंजेस सबका बेस चाइना है। उन लोगों के पास $400 मिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो सिर्फ 50 ट्रेडर होंगे जो लोग मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है ना, ट्रैक। आप बोल रहे हो कि जो सतोशी नाकामोटो थे जिन्होंने 2008 में वो bitcoin.org पे पेपर लिखा था, करेक्ट, वो इलॉन मस्क है। 3-4 पैरामीटर्स है। नंबर 1, जहाँ पे इलॉन मस्क रहता था, सतोशी नाकामोटो का लास्ट लोकेशन वहाँ पे ट्रेस हुआ है। तीसरी बात, एक व्यक्ति जो 2 लाख रुपए की एसआईपी कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, 10,000 रुपए मैं डालना चाहता हूं जो मैं जीरो कर चुका हूं मेरे मन में, तो उस केस में कौन से 5 कॉइन्स होने चाहिए जिसमें ये 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है? मीम हो, वीमो, जो होगा चलेगा। तो मीम में आपको सबसे पहला टोकन जो मेरा फेवरेट है वो चूज करना चाहिए। गाइस, आज के मेरे गेस्ट हैं जीत शाह, एक 26 साल के लड़के जो पहले स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे और आज 10 करोड़ का क्रिप्टो पोर्टफोलियो बना चुके हैं। आज के इस पूरे डिस्कशन में मैंने उनसे बहुत जबरदस्त क्वेश्चनिंग करी है। आज के इस डिस्कशन में आप सीखेंगे कि बिटकॉइन होता क्या है, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से जीत ने अपना करियर स्टार्ट किया, कैसे वो दुबई मूव किए, उनकी लाइफ की थीसिस क्या है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कौन कौन से वो मीम कॉइन्स हैं जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मीम कॉइन्स होते क्या हैं, आपको अपने पैसे का कितना परसेंटेज मीम कॉइन्स में या बिटकॉइन में लगाना चाहिए, क्या बेस्ट तरीका है इन पर्टिकुलर कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का, कौन से एक्सचेंज के माध्यम से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कोल्ड वॉलेट में रखना चाहिए या एक्सचेंज में रखना चाहिए, वेल्स को कैसे ट्रैक करना चाहिए ताकि आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए, कैसे आप कॉपी ट्रेडिंग करके अपने लिए अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, और क्या आप क्रिप्टो को एक फुल टाइम करियर बना के उनकी तरह एक अच्छा कैपिटल बना सकते हैं। ये सारी चीजों पे आज हमने चर्चा करी है, बहुत ग्रिल किया उन्हें, बहुत सारी चीजें मैंने उनसे पूछी हैं, खुद की भी बहुत लर्निंग्स ली हैं। तो आप इस एपिसोड को एकदम एंड तक देखिएगा, पर चालू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। आइए मिलते हैं जीत शाह से। तो जीत, थैंक यू सो मच, तूने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जीत, योर स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्विगी से करोड़पति बने, ठीक है? तो स्विगी में डिलीवरी करते करते बिटकॉइन की डिलीवरी ले ली और यू हैव डन सो वेल फॉर योर लाइफ। आप 26 इयर्स ओल्ड है। यस, तो थोड़ा जर्नी पे से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वाज योर जर्नी, करेक्ट। कहाँ से आए हो, क्या करा, और ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज में कैसे आ गए? सो सर, मैंने गुजरात से हूँ मैं बेसिकली, तो मेरी फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता है। तो ऐसा है कि गुजरात में था तो मेरा बिजनेस का एक माइंड रहता था कि भाई फैमिली में कोई नहीं करे तो मुझे तो एक बार तो बिजनेस करना है। तो फैमिली क्या करती थी? Like मेरे father क्या? फादर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, मदर हाउसवाइफ, एंड फैमिली में बाकी जितने भी लोग हैं बिजनेस कोई नहीं करता। तो हमने जब स्टार्ट किया मैंने, तो सबसे पहले मेरा एक थॉट है कि मुझे पैसा कमाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में कभी ये सोच के नहीं रखा था मुझे पैसा कमाने हैं। बचपन में ज़रूरत ही नहीं लगी। जैसे मैं सुरेंद्र नगर करके एक जिला है, वहाँ से हूँ, तो अभी तो मैं बाहर रहता हूँ, बट वहाँ पे क्या है कि अगर आप मंथली इफ़ यू आर मेकिंग 25,000 रुपीज़ अ मंथ, आप भगवान हो। अच्छा, आप 25,000 रुपये में 4 लोगों की फैमिली मस्त तरीके से जी सकते हो। आप वीक में एक बार बाहर खा सकते हो, बढ़िया चलेगा। सो वहाँ पे पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है। सो वाज दैट योर बेंचमार्क कि 25,000 होगा तो मजा आ जाएगा? 25,000 में तो मैं मतलब खुश था। मैं आपको बताऊँ, मेरी एक मस्त स्टोरी है। मैं जब मेरे पापा को जाके मैंने पहली बार बताया ना कि पापा मैंने आज 20,000 रुपये कमाए हैं, तो पापा कह रहे हैं कि जीत, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब तू 22 साल का हो जाएगा, तेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, तो मेरे पापा गवर्नमेंट में है, तो अगर तुझे गवर्नमेंट में लगाना भी है तो मैं पैसे भरने पड़ते हैं। स्टार्ट गवर्नमेंट में आपको सीधा कोई नहीं मिलेगा।
तो कहते हैं कि हम तो 5-6 लाख का लोन लेके तुझे गवर्नमेंट में लगवाने की कोशिश करते हैं और तेरी जॉब लगती 25,000 रुपये की। और उस एक दिन में मैंने फिर कुछ उसी महीने में एक दिन में 25,000 रुपये कमाए थे। वाओ, तो पापा कहते हैं कि हमारे लिए तो मतलब ऐसा है कि जो सोच ही नहीं सकते हम 40-50 साल तक वो चीज़ें हुई। तो सर स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैंने ना 2017 में मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, कभी पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा नहीं किया। तो मैं था मेरी हॉस्टल में और वहाँ पे मेरा एक दोस्त आया दौड़ के, कहता है जीत तो बिटकॉइन पता है क्या होता है? मैंने कहा नहीं बिटकॉइन नहीं पता क्या है। तो कहते हैं मैं तुझे रेफरल लिंक दे रहा हूँ, मेरी ज़ेप पे डाउनलोड कर। उसका रेफरल लिंक चाहिए थी, तो उसने मुझे दिया और मैंने 500 रुपये डिपॉजिट किया और मैंने बिटकॉइन बाई किया। दैट इज 2017 पहली बार मैंने बिटकॉइन बाई किया। जैसे मैंने बाई किया 2 दिन के अंदर ज़ेप पे एप्लीकेशन थी वो बंद हो गई। इंडिया ने बैन किया था बिटकॉइन हाँ उस टाइम पे, तो एग्जैक्टली वहाँ पे मैं एंटर हुआ था। बट कुछ टाइम के बाद फिर वो आ गया था कि भाई हम चालू कर रहे हैं क्रिप्टो में, और उस टाइम पे मैं बाई करता था। लोकल बिटकॉइन करके एक वेबसाइट थी, आपने अगर सुना हो तो। लोकल बिटकॉइन पे क्या था कि आप यूपीआई से किसी को भी पेमेंट करते हो आपको बिटकॉइन देते हो उस टाइम पे। तो वहाँ से पीयर टू पीयर कहते हैं, पीयर टू पीयर टाइप से लोकल बिटकॉइन करके आज लगभग नहीं चल रही है। तो वहाँ से मैंने वर्ज करके टोकन बाई किया, मैंने BNB बाई किया। आई वॉज लाइक सो क्लोज कि BNB में ऑलमोस्ट श्योर था कि बहुत भागेगा। मैंने BNB बाई किया था $15 to $18 के बीच में, वो $650 गया है। तो मैंने बेच दिया था, चाइनीज़ फ्रॉड आया था, $12 पे चला गया, 50% वैल्यू चली गई। तो मुझे लगा यार कुछ तो प्रॉब्लम है, सो आई सेल माई BNB एंड ये मैंने 2017 से चालू कर दिया। बट मैंने जैसे बताया पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी, जस्ट एक देखा कुछ नहीं आ रहा है तो चालू किया। पैसा कमाने की इच्छा मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। मेरा वाई था मेरा मेल ईगो। आज मुझे कोई चीज़ का एरोगेंस नहीं, ईगो नहीं, बट उस टाइम पे था। मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ। हुआ ऐसा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 5 साल हो गए थे हमें साथ में, और मुझे उसको फ़ोन करते हैं कि मेरी शादी फिक्स हो गई। सो मैं उस टाइम पहला प्यार होता है, आज चलो ठीक है, तो उस आज रात तक अपन नहीं 2 बजे तक 2 बजे तक पिया। सो मैं बाहर गया और मैंने कहा चलो ठीक है यार मना लेंगे। मैंने मेरी मम्मी को बोला, हमारे घर पे सब पता था। मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसा ऐसा है, तुम जाके बात कर ले एक बार। मम्मी कहती है जीत तू IT में पढ़ाई कर रहा है, तेरी सैलरी कितनी लगेगी सालाना? 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अगर तू बहुत अच्छा करता है तो। बाकी तेरे सालाना 3 लाख रुपए की सैलरी लगेगी। तुझे पता है उसका हस्बैंड कितना कमाता है? मैंने कहा कितना? तो कहते महीने का 10 लाख। उसकी फैमिली में सब मिला के 10 लाख रुपए की महीने की इनकम आती है। तो मुझे कहता तेरा चांस नहीं है। और वहाँ पे मुझे एक चीज़ पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि पैसा कमाने, अगर आपको इस वर्ल्ड में रहना है ना, सो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अब है ना, पैसा कमाने से ये है कि आपको ना 5 स्टेज होते हैं अपने लाइफ के। पहला होता है सर्वाइवल। तो मैं आज के हिसाब से बताता हूँ कि मैं कैसा मानता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर आज आप महीने का 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाते हो ना, तो आप सर्वाइवल में हो सर। आज अगर कोई मुझे कहता है ना मैं 5 लाख रुपए कमाऊँ, आप सर्वाइवल से ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो 25,000 वाले को क्या कहोगे, जो 90% इंडिया है? 90% इंडिया सर। उसका भी मेरा एक कॉन्ट्रोवर्शियल थॉट है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सर मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया में जो डेटा आता है ना, जो मैं गवर्नमेंट डेटा देती है, वो 90% फेक है। लेट मी टेल यू, इंडिया में अगर आप ये कहो ना कि 10% लोगों के पास पैसा है, तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आपको एक छोटा सा गुजराती फैमिली का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। वो इनकम टैक्स में शो करते हैं हम सालाना 15 लाख कमाते हैं, बट उनकी फैमिली की इनकम सालाना 5 करोड़ रुपए की होती है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसा करते हैं। उनके पास पैसा आता है, कैश में जो पैसा आता है उससे वो प्रॉपर्टीज़ बाई करते हैं, क्योंकि अगर आपको कैश का पैसा लगाना है तो इंडिया में प्रॉपर्टी के लिए कहीं जगह पे लगेगा नहीं। और उनके पास 6 अकाउंट्स होते हैं, फादर, मदर, जो हस्बैंड होता है वो, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे। जैसे मेरा एक अकाउंट HUF, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, उनका होता है, एक आधा ट्रस्ट ओपन होता है। तो इतनी इनकम डिवाइड हो जाती है ना कि किसी को पता नहीं चलता। प्लस जो भी लोग कैश में इनकम करते हैं ना, वो कभी शो नहीं करते ना, कभी भी शो नहीं होता। तो डेटा ये आता है कि 10% लोग इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन आप डेटा चेक करो सर, इंटरनेशनल लोग कितनी ट्रिप्स करते हैं। जैसे हम तो टैक्स पूरा पे करते हैं क्योंकि हमारे पास सारी इनकम ऑनलाइन आती है, बट जितने लोग, गुजरात के 90% व्यापारी जो आपको दिखाएंगे कि उनकी इनकम 7 से 8 लाख रुपए है। आई हैव अ फ्रेंड जो अपनी इनकम टैक्स में दिखाता है 11 लाख रुपए कमाता है सालाना। एक 11 लाख रुपए का उसका दिन का टर्नओवर होगा। सो कोई भी पर्सन कभी ना शो नहीं करेगा आपको। तो मेरा ऐसा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि जो पर्सन के पास कैश में पैसा आता है ना, वो शो नहीं करता। अब मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए आप सालाना कमाते हो तो आप मिडिल क्लास में क्यों आते हो, या फिर मैं कहता हूँ आप सर्वाइवल में क्यों हो। हम बात कर देंगे Tier 1 सिटीज़ की। Tier 1 सिटी में हम देखें, मुंबई, दिल्ली में एक रिसेंटली रील बहुत वायरल हुई थी, अगर आपने देखी हो तो,
कि इफ यू आर मेकिंग 70 लाख रुपीज अ मंथ, आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं. 7 7 lakhs lakhs a a year. year, या. सो आज के टाइम पे हम लोग है ना मैथ नहीं कर पा रहे हैं. लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन सर, व्हाट इज द रियल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया? देखो सेगमेंटल इन्फ्लेशन होता है, हर हाँ, सेगमेंट का इन्फ्लेशन segment होता होता है. 8 होगा, 10 होगा, 10 11 होगा, होगा, करेक्ट. और एवरेज में 6-7 होगा. 6-7 हमारी गवर्नमेंट कहती है 6-7% है. बट आप है ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप अपनी स्पाउस को या फिर अपने मम्मी को पूछो कि हमारे घर पे मंथली एक्सपेंस क्या था 2019 में और आज 2025 में कितना है. 6 साल में आपका एक्सपेंस दुगना हो गया होगा. आप जाके एक बार टेस्ट कर लो कोई भी पर्सन, तो 12% हो गया आपका. आपका 12% का इन्फ्लेशन रेट है. और अगर हम एब्सोल्यूट डेटा चेक करें ना, तो आज के टाइम पे अगर आप निफ्टी 50 में SIP करते हो ना, सिर्फ SIP, आप सर अपने फंड को कंपाउंड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ स्टोर कर रहे हो. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, 5 साल अगर छोड़ दो, आप 25 साल का इतिहास लो, यू आर लूजिंग मनी एवरी सिंगल ईयर. सो इसी मैंने पर्सपेक्टिव क्यों बताया, क्योंकि आप क्रिप्टो का पॉडकास्ट है तो आप पूछोगे कि क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट करते क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. क्यों यूएस की गवर्नमेंट बिटकॉइन को इतना बाई करना प्रेफर करती है, क्यों आज के टाइम पे HNIs स्टॉक्स छोड़ के क्रिप्टो की ओर जाना प्रेफर कर रहे हैं. नंबर 1 रीजन इज कि अब जो रियल डेटा चेक करो ना आप, तो स्टॉक मार्केट में 90% लोग एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन को आफ्टर टैक्सेस बीट नहीं कर पा रहे हैं. निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न जो होता है ना, उतना आपका इन्फ्लेशन का रेट है, रियल इन्फ्लेशन का रेट. सो आप चाहो या ना चाहो, आपको क्रिप्टो की ओर जाना ही पड़ेगा. आज यूएस गवर्नमेंट गई है, कल इंडियन गवर्नमेंट जाएगी, और हर एक गवर्नमेंट एंड ऑफ द डे ऐसा कोई एसेट बाय करेगी जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, बट उनको अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट तो डालना ही पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि कुछ पोर्शन डालना पड़ेगा. वैसे आप एक बात कहते हो कि 2026 में क्रैश आ जाएगा. यस, ये आपका प्रिडिक्शन है. करेक्ट. तो कौन सा किसका हॉरोस्कोप देखा आपने, किसका न्यूमरोलॉजी चार्ट देखा, कहाँ से निकाला ये 2026 का क्रैश? क्या है आपका थीसिस? ओके, सो जैसे क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, 4 साल का साइकिल होता है, जैसे हॉल्विंग साइकिल जिसको हम बोलते हैं. तो सतोशी नाकामोटो ने, जिसने बिटकॉइन को फाउंड किया, उसने मैकेनिज्म बिटकॉइन का बहुत ही मस्त बनाया. तो आज ही एक मिस्ट्री है कि बिटकॉइन बनाने वाला पर्सन 2008 में जो था, वो या तो इतना स्मार्ट रहा होगा या फिर वो पर्सन एक हो ही नहीं सकता. सोचो सर, 2008 में उस पर्सन ने 2025 में होने वाली सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लिया था. उसने क्रिप्टोग्राफिक, जो कि क्रिप्टो करेंसी का मेन कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टोग्राफी. उसने फाइनेंस मार्केट, 256 हैश, हाँ, फाइनेंस मार्केट उसने कि क्या फाइनेंस में हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये 6-7 चीज़ों को मिला के उसने उस टाइम पे बिटकॉइन जो बनाया होगा, वो किस सोच से बनाया होगा, वो आज भी नहीं सोच पा रहे कि कैसे उसने बनाया होगा. उसने मैकेनिज्म बहुत ही मस्त बनाया. उसको एक चीज़ पता थी कि अगर हम कोई चीज़ लिमिटेड रखते हैं मार्केट में, या फिर कोई चीज़ अगर हम ऐसा रखते हैं कि जो आती रहेगी, जैसे कि माइनिंग होता है बिटकॉइन का, तो कभी ना कभी उसकी डिमांड ऊपर नीचे जाएगी. तो इन्होंने क्या किया, हर 4 साल में माइनर को मिलने वाला रिवॉर्ड अदा कर दिया. उसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. बिटकॉइन का मैकेनिज्म कैसे पूरा आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा. मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान हो सर, हम दोनों को फंड ट्रांसफ़र करना है. आप इंडिया में हो, मैं आज लेट्स सपोज USA में हूँ, मुझे अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. मैंने आपको मैसेज किया कि सर आई नीड मनी अर्जेंटली. मेरा वॉलेट USA में किसी ने चोरी कर लिया, उसमें कार्ड्स थे, मेरे सब कुछ था, वो चोरी हो गया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मुझे मेडिकल इमरजेंसी, और ये फ्राइडे है, फ्राइडे की शाम है, सैटरडे संडे बैंक खुलेगा नहीं, आप मुझे फंड कैसे पहुँचाओगे? तो आपने मुझे एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, मेरे पास वॉलेट में बिटकॉइन आ गया, जो मैं किसी और के वॉलेट में ले सकता हूँ, P2P कर सकता हूँ, किसी एजेंट के उस पर रख सकता हूँ. उसने मुझे कैश दे दी. ऐसा करके मैकेनिज्म बहुत सिंपल है. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को फंड भेजा, तो जो फंड को ट्रांसफ़र करता है ना, जो कंप्यूटर, उसको माइनर कहता है. ये कंप्यूटर होता है जिसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम छोटी सी सॉल्व करनी पड़ती है, मतलब बहुत हार्ड प्रॉब्लम होती है. अब उसने बोला कि हर 4 साल में माइनर का रिवॉर्ड आधा हो जाएगा. अब मैकेनिज्म समझना अब क्या है. अगर आप मुझे एक बिटकॉइन बेचते, तो मैं वो बिटकॉइन एंड ऑफ द डे बेचता मार्केट में. तो क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो प्राइस बहुत ऊपर नहीं आ पाती थी. अब सोचो, हर 4 साल में माइनर का रिवॉर्ड आधा हो गया, माइनर भी मार्केट में बेचेगा जो उसके पास पैसा आएगा, सेलिंग आधी हो गई. हर 4 साल में सेलिंग आधी होती है, बाइंग सेम रहती है, डिमांड सेम रहती है, सप्लाई आधी हो जाती है. तो ऑब्वियसली इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है. तो उसने उस टाइम पे सोच के रखा था कि हर 4 साल में हम एक माइनिंग का ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि 4 साल में रिवॉर्ड आधा हो जाता है. दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिटकॉइन. और इसीलिए हर 4 साल में
एक साइकिल आता है क्रिप्टो का जो हिस्ट्री के हिसाब से हर बार आया हुआ है। 2011 में 2013 में एक साइकिल आया था, 2017 में एक साइकिल आया था, 2021 में एक साइकिल आया था और अब 2025 में एक साइकिल आया है। 26 में क्रैश आने के मेरे 2 रीज़न है। पहला, जब एक बुल मार्केट होती है देयर इज़ अ रूल, एग्रेसिव बुल मार्केट के बाद एक ब्रूटल बेयर मार्केट आती ही आती है। दूसरा रीज़न, जो आप कहते हो कि मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव है सर। आपने एक चार्ट वो देखा है जो 50 साल पुराना चार्ट है जहाँ पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था हर एक मार्केट को कि 2019 में एक बेच देना एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा, 2020 में कोविड का क्रैश आया। उन्होंने हर चीज़ 50 सालों तक प्रिडिक्ट करी हुई है। उन पे भी आया है कि 2026 में एसेट के दाम इतने ऊपर चले जाएंगे कि आप बेच दो। तीसरा रीज़न क्या होता है, मार्केट में ना इंस्टीट्यूट एक आपके साथ गेम प्ले करते हैं जो लोगों को समझ नहीं आता। इंस्टीट्यूट तब तक मार्केट में डंपिंग चालू नहीं करेंगे जब तक हर एक इन्वेस्टर हेवीली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। आप स्टॉक मार्केट में हो सर, मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं आज पब्लिकली बताता हूँ ये। मैं 2022 से क्रैश का वेट कर रहा था। 2021 मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी, मैं 22 में वेट कर रहा था कि एक क्रैश आए मैं एक बल्क बाय करूँ। मैंने 22 में थोड़ा वेट किया, 23 में वेट किया, 24 में वेट किया, 25 में वेट किया, आ ही नहीं रहा क्रैश। 10-15% से ऊपर कुछ जा ही नहीं रहा ऊपर नीचे। अब हमें जब श्योर हो जाएगा ना भाई अब क्रैश नहीं आएगा, अब सस्टेनेबल तरीके से मार्केट बढ़ती रहेगी, तब उसी दिन क्रैश आएगा, तब मार्केट ठोकेगी। क्रिप्टो में ऐसा है। अभी आप देखो तो हर एक HNI, हर एक इंस्टीट्यूट, यूएसए की गवर्नमेंट हेवीली एक्यूमुलेट कर रही है। इन्होंने क्रिप्टो मार्केट को इतना पॉजिटिव बना दिया है कि आप सोच ही नहीं सकते कि बुरा कब होगा। और जब आम इन्वेस्टर मार्केट में आ जाएगा ना और इतने फोमो में होगा ना, तब क्रैश आएगा। और क्रैश आएगा तो कितना नीचे जाएगा? मैं बिटकॉइन का प्रेडिक्शन बताऊंगा ना, कोई यकीन नहीं करेगा, बट मैं आपको मैथ के साथ पूरा बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ। इस बार बिटकॉइन जाएगा 3.5 से 4 लाख डॉलर। अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड काफी लोग ये सोचेंगे कि जीत यहाँ से 4 गुना कैसे होगा, ऑलरेडी 7 गुना हो गया है। ये तो बहुत बड़े बड़े लोग प्रेडिक्शन करते हैं बट ऐसा नहीं होता। बट मैं आपको पूरी मैथ बताता हूँ कि ऐसा क्यों जाएगा। सबसे पहला, एक ऐसा पैरामीटर होता है जो हर एक मार्केट को ग्रो करके देता है। आप बताओ सर कौन सा पैरामीटर होगा जो हर मार्केट को ग्रोथ के लिए कॉमन होता है? फंडामेंटल्स ठीक होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं सर कि एक स्टॉक मार्केट की कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, सब कुछ सेट है, प्रॉफिट्स उसके बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। बहुत कंपनी आज के टाइम पे आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे दिखेगी जिसका सब बढ़ रहा है फिर भी उसके स्टॉक के दम ऊपर नहीं जा रहे। क्यों? हो सकता है पीआर नहीं हो उसकी प्रॉपर्ली, लोग जानते ना हो, एनालिस्ट्स उसको कवर ना कर रहे हो। एब्सोल्युटली। सो एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। हाँ, अगर मार्केट में बहुत ही मैसिव कोई भी स्टॉक अच्छा है लेकिन डिमांड ही नहीं रही तो आगे नहीं बढ़ेगा। और एक मस्त पर्सपेक्टिव में बता दो सर, हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए सिर्फ करते हैं कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे टोकन्स या फिर शेयर्स डंप कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नया पैसा प्रिंट हो रहा है। अगर आप आज देख लो ना कि एब्सोल्यूट जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मनी प्रिंटिंग के कारण तो हो रही है। जितना गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर रहा है वो HNIs के आवाज जा रहा है और वही ग्रोथ आ रही है। क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम वर्किंग आवर्स में कम होते जाते हैं। इवन हमारा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इंडिया इतना बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, तो जो भी बढ़ता है मनी प्रिंटिंग के कारण बढ़ता है। अब समझते हैं हम बिटकॉइन को। अभी बिटकॉइन चला गया $1 लाख से ऊपर, ऑल टाइम पे ऑल टाइम लगा रहा है, $1,17,000। अब यहाँ पे सोचो, अभी यूएस ने मनी प्रिंटिंग चालू भी नहीं की। अगर यूएस मनी प्रिंटिंग करता है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 37 ट्रिलियन का जिनके ऊपर डेट है, अगर वो प्रिंटिंग करेगा तो वो छोटा मोटा तो प्रिंट करेगा नहीं, तो वो पूरे वर्ल्ड का 10% पैसा प्रिंट कर सकता है। उन्होंने ये किया था 2020-21 में जब कोविड आया था। अगर वो उसका हाफ भी मनी प्रिंट करता है ना तो बिटकॉइन $4 लाख चला जाएगा। क्योंकि अगर पैसा आएगा तो इन्वेस्टर सोचेगा कि हाई रिस्क में कहा जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो सर FD स्टेगनेट लगभग चीज़ें चल रही है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यूएसए का स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट इज अबाउट ऑल टाइम हाई। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहाँ पे आप हाई रिस्क में जा सकते हो, विच इज क्रिप्टो। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टो में पैसा आएगा, और जब क्रैश होगा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिटकॉइन चला जाएगा $3-4 लाख आसपास और क्रैश पे वापस आएगा $1 लाख पे, और फिर एक सस्टेनेबल बिटकॉइन की ग्रोथ चालू होगी। मैं बिटकॉइन को ऐसा मानता हूँ कि क्रिप्टो इज 1999 का बबल बस्ट बाद का यूएसए का स्टॉक मार्केट। इन नेक्स्ट 20 ईयर्स स्टॉक मार्केट की तरह जैसे 1999 से लेके 2020 तक स्टॉक मार्केट चला, वैसे ही क्रिप्टो
नेक्स्ट 20 ईयर्स तक एक सस्टेनेबल ग्रोथ देगा, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि आफ्टर 2 ईयर्स यू विल गेट रिटर्न्स वर्थ 7x 8x पर ईयर, ऐसा नहीं होगा। अभी ये पॉसिबल है, रिस्क बहुत हाई है, बट अभी ये पॉसिबल है। आप देखो तो टोकन्स ऐसे होते हैं, फ्यूचर में नहीं होंगे। आप कह रहे थे कि $1.3 मिलियन से $600,000 $300,000 पहुंच गया। $300,000 पहुंच गया था। अच्छा ठीक है, तो भाई इतना बड़ा क्या कर दिया था उस दिन? सो एक्चुअली क्या था कि नवंबर 2024 मार्केट में पीक फोमो, ट्रम्प की बात हो गई थी कि ट्रम्प आएगा, क्रिप्टो रॉकेट होने वाला है, और मैं 12-13 करोड़ रुपए मार्केट में थे और मैं सब लॉन्ग करके बैठ गया था। कुछ मेरे पास ऑल्ट कॉइन थे और कुछ फ्यूचर्स में मैं लॉन्ग करके बैठ गया था। दिसंबर महीने तक मेरा पीक हो गया $1.3 मिलियन, 13 करोड़ आसपास मोटा मोटा पहुंच गया, और मैंने कहा यहाँ से भी 100 करोड़ रुपए बनना है, 100 करोड़ बन जाएंगे, मार्केट से एग्जिट करूंगा और चिल मजे मजे। 25 साल का था उस टाइम पे मैं, और जब हर एक पर्सन एक डायरेक्शन सोचता है तो हर बार डायरेक्शन उल्टी ही जाती है। और जनवरी महीने में एक भयंकर क्रैश आया, जनवरी फरवरी मार्च तक पहुंचते पहुंचते 1.3 मिलियन से 300 के, आई वॉज डाउन बाई 80-85-90%। बट मैं ना उसको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानता हूँ कि मैं उतना डाउन गया। यू नो द रीज़न सर, मैंने ना क्रिप्टो मार्केट में एक चीज़ सीखी है। मैंने पहले 5 साल क्रिप्टो मार्केट में कोई बड़ा पैसा नहीं बनाया, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। पिछले 2 साल में मैंने जो रिटर्न बनाया वो 20 करोड़ रुपए बनाया है, एब्सोल्यूट मैंने 10 करोड़ रुपए बनाया है, प्रॉफिट माइनस लॉस काट के, और उसके बाद गया आया करके। बट अब मेरे पास ऐसी चीज़ें मैंने सीख चुकी है ना कि 300 कैसे वापस मैं 1.3 मिलियन ले गया विद इन 2 to 3 मंथ्स। जो चीज़ें अगर मैं ये सीखता नहीं ना मार्केट को तो बहुत टाइम लग जाता। सो मेरे साथ एक पर्सन है, उसके पास 100 करोड़ रुपए थे, वो 22 साल का लड़का है सर। उसने क्रिप्टो से 2022 से लेकर 2024 में 100 करोड़ रुपए कमाए। यू वांट टू गेस? चलो मैं आपको सर एक गेसिंग गेम देता हूँ। जब बिटकॉइन पहुंचा था $25,000 तो उसने मुझे बोला था कि जीत, अब बिटकॉइन का एक ऐसा बुल रैली चालू होगा कि 2 साल तक बढ़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बिटकॉइन चला गया $25,000 to $75,000, 3 गुना हुआ कुछ 1.5 साल में, या फिर 10 महीने या 1.5 साल के बीच में कुछ होगा। उसने अपना पोर्टफोलियो कितना गुना किया होगा? बिटकॉइन 3 गुना हुआ है। वो फ्यूचर्स करता है, उसने फ्यूचर्स में टोकन्स को लॉन्ग किया, अलग अलग बिटकॉइन को लॉन्ग किया, लॉन्ग शॉर्ट देखिए अगर 10x भी लेवरेज लेगा तो 30x तो कर ही सकता है। 30x कर सकता है। आगे बढ़ो सर थोड़ा और, तो 25x का लेवरेज लेगा तो 75x कर सकता है। उसने सर 5,000 गुना किया अपना पोर्टफोलियो, 5,000 टाइम्स पब्लिकली। उसने $1,000 से $10 मिलियन कमाए थे। कैसे किया, कैसे हुआ, क्या स्टेप्स थे? सो उसने क्या किया कि 8 महीने में जैसे बिटकॉइन ऊपर जाता था वो स्टेप बाय स्टेप प्ले करता है। जैसे बिटकॉइन ऊपर जाता है हर एक लार्ज कैप को वो लॉन्ग करता है। जैसे उसको लगता है कि बिटकॉइन अभी वापस नीचे आने की वो होगा, लॉन्ग्स क्लोज करता है, टेम्पररी शॉर्ट लेता है, ट्रेड कर करके एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा उसने ट्रेडिंग से अपने पोर्टफोलियो को 5,000 गुना किया। ट्रेडिंग से कर पाया, इन्वेस्टिंग से नहीं कर पाता। इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल है, इतना ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, और ट्रेडिंग से भी वन ऑफ मेनी केसेस है, वन ऑफ मेनी केसेस। और उस बंदे ने जब क्रैश आया ना, उसने 100 करोड़ का आ गया, वो सीधा 5 करोड़ पे, ही लूज 95 करोड़। ही वाज हेवीली इन लॉन्ग्स, हम सब लोग लॉन्ग में थे। सो मुझे मिला और मुझे कहता है कि जीत, नाउ वी आर डाउन बाय 95%, 90%। मैंने कहा यस। सो कहता है कि अगर मार्केट को भी शॉर्ट कर दिया, अगर मार्केट में कुछ टाइम हम शॉर्ट गेम प्ले कर लिया ना हमने, हम वापस थोड़ा बहुत तो ऊपर चले जाएंगे। और लकीली उस टाइम पे मैंने वल्नरेबल होके वो कर लिया, इसलिए थोड़ा बहुत मैं ऊपर आ गया, वापस आ गया 30-40 करोड़ पे। नाउ नेक्स्ट प्लान इज 300-400 करोड़। वाओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो टोटल नॉलेज बेस है क्रिप्टो का, वो अभी करीबन 8 साल का हो गया। तो किसी को भी अगर इस स्टेज पे पहुंचना है, जीत के स्टेज पे पहुंचना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है। और अगर आपको लर्न करना है तो मेरे हिसाब से ऐसे ही लोगों से लर्न करना चाहिए जिन्होंने ये जर्नी जी हो, बिकॉज क्रिप्टो इज अ वेरी न्यू प्लेस। मतलब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता। मैंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से कोर्स किया डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर। मैंने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को डिटेल में समझा कि होता क्या है, क्योंकि ये सारी तो चलो एक है कि चलो आप उससे पैसा बना रहे, पर समझो तो सही कि अंडरलाइंग है क्या। तो ऐसा कोई सोर्स है जिसके थ्रू हम इन सबको सिखा सकते हैं कि क्या करें, मतलब कैसे वो ट्रेडिंग करे? क्या आपने कहीं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया? हाँ, मैंने सर, मेरा एक पूरा कोर्स है 1.5 घंटे का, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। फ्री है। ओके। आप डिस्क्रिप्शन में अगर हम लिंक दे सकते हैं तो हम लिंक डाल देंगे। आप जाओ, 1.5 घंटा पूरा देखो मैंने बिटकॉइन कैसे बना,
क्यों बिटकॉइन बना, सबसे चीज वाई क्यों बिटकॉइन बना, इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे बन सकता है, टेक्नोलॉजी काम कैसा करती है, क्यों आपको बेसिक टेक्नोलॉजी समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, इन सब का मैंने एक डिटेल्ड फॉर्मेट में वीडियो बनाया कैसे आपको क्रिप्टोज बाय करनी है ए टू बिगिनर टू एडवांस। परफेक्ट। तो हम कोई भी person डिस्क्रिप्शन देख में उसका सकता है, लिंक डाल देते link डाल देते हैं, हैं। आप जाके वो वीडियो आराम से देखिएगा, ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद देखिएगा, हाँ, क्योंकि ये अभी पूरा बहुत कुछ पहले मेरे को देखो। निकालना है उनसे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं खुद भी देखूंगा, मैं खुद भी देखना चाहूंगा उस वीडियो को कि आपने किस तरीके से समझा है और मैं क्या सीख सकता हूं उससे, बिकॉज मैं भी बहुत इंक्विजिटिव हूं क्रिप्टो को लेके। अच्छा, एक आपकी ना वो आप भी, मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या आप एस्ट्रोलॉजर हो या ट्रेंड एनालाइजर हो या FBI में हो, CBI में हो, आप बोल रहे हो कि जो सतोशी नाकामोटो थे जिन्होंने 2008 में वो bitcoin.org पे पेपर लिखा था, करेक्ट, वो इलॉन मस्क है। करेक्ट। तो भाई ये थीसिस अब कहाँ से ले आया यार? ये तुम लाइक वाइक के लिए लाते हो क्या, वायरलिटी के लिए सिर्फ? नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करनी सर पब्लिकली। सर मेरा ऐसा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि ना ह्यूमन बिहेवियर अगर आप देखो ना तो कोई भी पर्सन अगर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है ना तो उसके लिए एग्जिट तो करेगा ही करेगा। ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि जो बंदे आज वर्ल्ड का 10th रिचेस्ट पर्सन बन चुका है वो पर्सन के पास इतना पैसा हो आज तक उसने एक बिटकॉइन छुआ नहीं अपने उससे, एक भी एग्जिट नहीं किया। 3-4 पैरामीटर्स है। नंबर 1, जहाँ पे इलॉन मस्क रहता था सतोशी नाकामोटो का लास्ट लोकेशन वहाँ पे ट्रेस हुआ है। जब उसने वो किया था तो लास्ट लोकेशन उसका वहाँ पे था। इलॉन मस्क ने एक कंपनी बनाई थी पेपाल, जो कि पेमेंट गेटवे था, और उस टाइम उसने पेपाल बेच दी। पेपाल इज द एंड ऑफ द डे पेमेंट गेटवे, कि आप मुझे पेमेंट ट्रांसफर करो मैं लेता हूँ। अब इलॉन मस्क को हो सकता है उस टाइम पे सुझाव कि हम डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे बनाए। बिटकॉइन एट द एंड ऑफ द डे इज डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे। ट्रू। उसका नाम ही इन्होंने रखा है पीयर टू पीयर पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम। तीसरी बात, अगर इस टाइप की कोई चीज़ें बनानी है ना तो सबसे पहले आप या तो रिच होने चाहिए, आपके पास बहुत ही दिमाग होना चाहिए, और आपका है ना मेंटलिटी ऐसा होना चाहिए कि आपको सिक्योरिटी पसंद है। इलॉन मस्क को सिक्योरिटी बहुत पसंद है कि इलॉन मस्क चाहता है कि वो किसी को चीज़ें ना बताए। उसने ट्विटर क्यों बाय किया? ट्विटर इज लॉस मेकिंग कंपनी। ट्विटर उसने इसलिए किया कि लोग अपनी बातें रखें। वो आके पब्लिक के सामने आके हुक्के फूकता है किसी के पॉडकास्ट में जाके, उसको कोई बोलता है भाई तुम्हारा स्टॉक क्रश हो रहा है, तो बोलता है कि भाई मुझे जो पसंद होगा मैं बोलूंगा, जो करना होगा करूंगा, लाइक ऑफर मी मनी, ऑफर मी पावर, आई डोंट केयर, मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा। तो इस टाइप की मेंटालिटी जो रखता है इलॉन मस्क रखता है। लास्ट लोकेशन वहाँ पे है। इलॉन मस्क के बैकग्राउंड के हिसाब से पेपाल उसने बनाया था, तो हो सकता है ऐसा सेम सिस्टम डिसेंट्रलाइज किसी ने बनाया हो। और लास्ट चीज़, अगर इतना पैसा बनने के बाद एक भी इनिशियल्स भी आउट नहीं किया तो सिर्फ वो पर्सन ऐसा कर सकता है जो ऑलरेडी पैसे वाला हो। कि आज अगर आप अंबानी को बोलोगे ना कि भाई तुझे मैं 2000 करोड़ का बिटकॉइन दे रहा हूँ, तू बेचना मत, तो नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता 2000 करोड़ से, वो शादी में उड़ा सकता है उतना पैसा। लेकिन अगर मेरे जैसे किसी बंदे के पास 1000 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो पैसा निकाल के गाड़ी गुड़ी लेने चालू कर दूंगा, कुछ तो करूंगा। करेक्ट। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें मुझे लगती है कि इलॉन मस्क ही हो सकता है, बट ऑनेस्टली कोई नहीं जानता। ऑनेस्टली कोई नहीं जानता अभी तक, किसी सब गेस वर्क चल रहा है, सब गेस वर्क चल रहा है। बट एक है ना ऐसा भी पैरामीटर है सर, जो मैंने है ना मेरे वीडियो में भी कवर किया था, जो मैंने रिसेंटली स्टडी में पढ़ा, कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि सतोशी नाकामोटो हम जैसा कोई मिडिल क्लास पर्सन हो जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से बहुत ऊपर उठ चुका है। तो इसके मैंने आपको स्टोरी बताता हूँ। 2008 में जब बबल क्राइसिस हुआ था ना, जो हमारा 2008 में लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था, बैंकिंग का क्राइसिस, उसका एग्जैक्टली हुआ क्यों था वो, उसको थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। सो ऑडियंस को शायद ये चीज़ ना पता हो कि राजा महाराजाओं के ज़माने से बेसिकली यही चीज़ चल रही है। क्या होता है, 3 टाइप की कैटेगरी होती है। एक होता है राजा, बहुत ही ईजी भाषा में आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। एक होता है राजा, एक होता है उनके सामंत जो कि राजा के साथ बैठते हैं, और तीसरे होते हैं वॉरियर्स, यानी कि जो लड़ाई करते हैं बाहर, या फिर मजदूर। मजदूर में जो शक्तिशाली होता है उसको वॉरियर बनाया जाता है। और 3 कैटेगरी होती है। राजा के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, फिर होता है सामंत के पास, फिर होता है मजदूर के पास। सबसे कम मजदूर के पास होता है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मजदूरों में से कुछ लोगों ने सोचा कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हम हमारी जान दांव पे लगाते हैं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज क्यों नहीं है। तो कुछ स्मार्ट लोगों ने वहाँ से चीज़ें बनानी चालू करी। जैसे पहले पानी पीते थे लोग गर्म पानी, उन्होंने चाय बनानी चालू करी। उन्होंने देखा कि भाई हम लोग देसी दारू पीते, हम शराब बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, उन्होंने वो बनाना चालू किया। तो ऐसे उन्होंने नई नई चीज़ें बनानी चालू करी और वो बन गए बिजनेस ओनर्स। अब बिजनेस ओनर इतने पावरफुल हो गए कि राजा को बिजनेस ओनर से लोन लेने पड़ गया। कैसे? राजा को आज लेट्स सपोज किसी और राज्य पे अटैक करना है तो उसको चाहिए हथियार,
Best. उसको चाहिए फोर्सेस पैसा, तो वो इनको बोलते थे भाई तुम हमें गोल्ड दे दो, तुम हमें थोड़ी सामग्री दो तुम्हारी ओर से, हमारे पास वो रखो, अगर हम जीत गए तो तुम्हें उससे दुगनी दे देंगे, बाहर के कंट्री से भी आएगी, और तुम्हें हम पूरी ज़िंदगी धनवान करके रखेंगे, तुम मज़े से जीना। बट ये सारा है एक प्रॉमिस के ऊपर, हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम सर एक प्रॉमिस के ऊपर चलता है। अगर आपको मैं 100 रुपये का नोट दूंगा ना, 100 रुपये के नोट में लिखा है कि मैं आपको 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, अगर राजा हार गया तो जो पैसा दिया है वो तो गया ही गया, प्लस उसको भी दूसरा राजा आके लूट लेगा। सो ये सेम सिस्टम चलती आ रही थी अब तक, और वही चीज़ बैंक बनी। बैंक ने क्या किया, बैंक ने 2008 में ये सोचा था, उससे पहले एक्चुअली, कि हम लोगों से पैसा लेके लोगों को लोन बांटते रहेंगे, वापस तो आना ही है, जैसे हमने सोचा था राजा वापस देगा। अब प्रॉब्लम ये हुई 2008 में कि उन्होंने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया और लोन्स वापस आने बंद हो गए। 2-3% ने डिफ़ॉल्ट किया। अब प्रॉब्लम ये, जो पर्सन ने पैसा रखा है वो वापस लेने आ गया, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं बचा। बैंक के पास पैसा नहीं है, और इसलिए पूरा क्राइसिस आया। तो उस टाइम पे 41% यूएसए की ऑडियंस जिनके पास जॉब्स थी, एम्प्लॉयज, वो एक दिन के अंदर होमलेस हो गए थे। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ अगेन एक पर्सपेक्टिव से कि 41 मिलियन में से 1% होना चाहिए सतोशी नाकामोटो, जो कि उस टाइम पे सोचा कि भाई हमारा तो कट ही रहा है यार इतने सालों से, हमें जो पैसा हमारा बताया जाता है वो हमारा पैसा है नहीं, वो बैंक में हम रखते हैं, बैंक उठ गया हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज मैंने इंडियन बैंक में अगर एफडी रखी है सर, एफडी अगर बैंक बंद हो गई, आई गेट जस्ट 5 लाख रुपीज़, बाकी का मुझे वापस नहीं मिलेगा। तब उसने सोचा होगा कि मैं ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाता हूँ जो लोगों के लिए होगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं खुद के लिए 1 मिलियन बिटकॉइन रखूंगा, बट मैं उसको छूऊंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लोगों के लिए कि भाई आप ऐसा यूज़ करो। और वो पर्सन होना चाहिए कोई आईटी वाला बंदा, कोई ऐसा बंदा जो एब्सोल्यूट कोई जॉब पे टॉप कर रहा होगा और इस टाइम पे वो होमलेस हुआ है। तो एक ना एंगर होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है वो एंगर भी हो सकता है सतोशी नाकामोटो बनने के पीछे। ग्रेट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि आपने शिफ्ट मारा गुजरात से दुबई। कब आए दुबई? दुबई में आया लास्ट ईयर 2024 के कुछ जुलाई अगस्त महीने में। आप बड़े बोल्ड क्लेम्स मारते हो, बोले किसी के पास 3 करोड़ तो उसको दुबई आ जाना चाहिए। 100%। ठीक है, अब अधिकांश भारत के पास तो है 3 करोड़ रुपए, तो ये क्लेम कहाँ से आ गया अब आपका? मैंने ना एक्चुअली इंडिया में एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी, और मुझे रोल्स बाई करनी थी यहाँ पे। मैं जैसे आया तो मुझे एक रोल्स का अचानक शौक चढ़ गया कि मुझे भी रोल्स चाहिए। मैंने इंडिया में बात की, तो इंडिया में रोल्स एक तो मिलने में मुश्किल ही होती है, बट 10 करोड़ रुपए आसपास की पड़ती है। बट वो 10 करोड़ रुपए की रोल्स बाई करने से पहले मुझे 20 करोड़ कमाने पड़ेंगे, प्लस उन सब चीज़ों के बाद मैं 20 करोड़ पहले कमाऊंगा, उसमें से 18% जीएसटी टैक्स दूंगा, फिर मैं आके 10 करोड़ की रोल्स लूंगा। बट 10 करोड़ की रोल्स में भी 5 करोड़ तो उसके ऊपर भी टैक्स ही है ना। दुबई में 5 करोड़ रुपए कमाऊँ, मैं सीधा 5 करोड़ रुपीज़ पे करके रोल्स बाई कर सकता हूँ, 0 टैक्स। कार की बात छोड़ दे, एक कंट्री का आदमी मेरे से लिटरली मैं 5 साल जो काम करूंगा वो 20 साल करेगा, तब मेरे से सेम एसेट बिल्डअप कर पाएगा, क्योंकि 20 करोड़ का 5 करोड़ सीधा हो गया। टैक्स एडवांटेज। दूसरा, इंडिया में कोई भी चीज़ हमेशा आखिरी में आती है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ सर, आप मुझे बताइए, हर एक बिजनेस ओनर, हर एक अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय क्यों इंडिया छोड़ के चला गया? यूएसए में जॉब करे कोई दिक्कत है, बट इंडिया छोड़ के क्यों गया? क्योंकि इंडिया में टैक्स यूएसए से तो कम है, यूएसए में टैक्स ज़्यादा है, कनाडा में टैक्स ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है। वो लोग क्यों बाहर चले गए? पता है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? चलो एक और क्वेश्चन, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बड़े बाप के बेटे इंडिया में कभी क्यों नहीं पढ़ते? और ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाके कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड वगैरह पे पढ़ रहा है, सब कोई बेसिक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहा है बाहर की, जहाँ पे रिच लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? अगर तुम्हारे पास पैसा है सर, इंडिया में नहीं रहना चाहिए आपको। इंडिया में आपको कुछ पर आपको भी नहीं लगता कि मिलेगा। जिस नेशन ने आप लैंड मतलब हमारे को बनाया और अपॉर्चुनिटीज भी दी और इतना बड़ा सिस्टम दिया, इतना नाम दिया, आज Correct. इंडिया का इतना बड़ा नाम हो चुका है, तो उसके लिए उसका तो ये तो ब्रेन ड्रेन ही होता रहेगा। अगर अंबानी जी ऐसे सोच लेते तो हो सकता है वो ऐसा क्रिएट ही उन्होंने नहीं सोचा करते। था एक्चुअली, वो बीच में सोच रहे थे निकलेंगे। सो सर इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं तो है ना जेन्युइनली इंडिया में रहना चाहता हूँ, आई लव इंडिया, बट मैं आपको चीज़ बताऊँ, मुझे टैक्स देने में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेल मी, 50% टैक्स पे करने के बाद क्या मुझे हेल्थ केयर अच्छा मिलेगा? क्या मुझे सेफ्टी मिलेगी? आपको पता है क्रिप्टो में इतनी सेफ्टी नहीं, मुझे हर एक पर्सन को कन्विंस करना पड़ेगा इंडिया में कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आपको पता है कितने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर दुबई आ गए? तो एक होता है देखो पर्सनली पैसा कमाना, और एक होता है देशभक्ति होना। मैं आज भी बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया में रहने के लिए। सो मेरा भी ये फोकस है 5-7 साल रहेंगे, फिर इंडिया चले जाएंगे,
बट अगर आप यंग हो और आप अगर दुबई आ गए ना, आप 5 साल मेहनत कर लो यहाँ पे, आप इंडिया में 20 साल मेहनत कर लोगे, उतना पैसा आप बन जाएगा, फिर आप चले जाओ फैमिली के साथ वापस वहाँ रहने के लिए। बट अगर आपके पास पैसा है, नथिंग लाइक दुबई, दुबई जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी सारी 1 रुपये टैक्स पे करने के अलावा भी आपको हर एक फैसिलिटी टॉप क्लास मिलती है, टॉप क्लास सेफ्टी, टॉप क्लास ट्रांसपोर्ट, टॉप क्लास हेल्थ केयर, सब कुछ नंबर 1 बाय पेइंग जीरो टैक्स। देखिए वो तो आई थिंक सब आजकल इसका सबका एडवांटेज डेफिनेटली बता रहे हैं। इसी बात से बात करते हैं। देखिए मोटा मोटी ना इंडिया में जो लोग हैं, देखो आपको कौन फॉलो करेगा, आप 25-26 हो तो लेट्स से यू विल बी फॉलोड बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स में एस्पिरेशन होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब आपने अपनी जर्नी थी, आप एक एंटरप्राइजिंग व्यक्ति थे। इंडिया में ना एंटरप्राइजिंग लोग हैं नहीं, करेक्ट। दे आर सर्चिंग। जैसे आपके फादर ने बोला मैं 3-4 लाख रुपए दे देता, आपको गवर्नमेंट में जॉब लगा देता, तो भाई मेरी तो लाइफ सेट थी, Correct. शादी भी आपकी अच्छी होती, दहेज वहेज भी ठीक जाता। ठीक है, हम अगेंस्ट है भाई, थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, छोटा भाई जैसा है मेरा, तो क्या है थोड़ी कर सकता हूँ इसकी खिंचाई में। ओके, तो बट देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया में उन बच्चों में उतनी ताकत नहीं है। करेक्ट। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो या जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हम तो मोटिवेट कर रहे हैं, बट आपको नहीं लगता कि ये 99% लोग तो ये अचीव कर ही नहीं पाएंगे कभी भी वैसे भी, और जो बेसिक लाइफ थी उससे भी वंचित रह जाएंगे? करेक्ट। इसलिए मैंने ना सबसे पहले यही सर बोला था कि 3 करोड़ रुपए पहले कमाओ, 3 करोड़ से पहले तो कभी मत आओ। दूसरा सर, इंडिया में ना कमाना आज के टाइम पे लिटरली पैसा कमाना बहुत आसान है आज के टाइम पे। हम सोशल मीडिया पे है, आप ये जानते हो सर, मैं ये जानता हूँ, अगर आज से 10 साल पहले हम इतनी मेहनत करते ना, तो हमारे पास आज के टाइम पे जो चीज़ है ना उसका 10% भी नहीं होता। आज हमारे पास चीज़ है क्योंकि सोशल मीडिया पे हम है। आप सोचो सर, आज इंडिया में बैठ के आप वर्ल्ड में कुछ भी बेचो, आप पैसा इंडिया में लेके आ पा रहे हो। आप कुछ भी बिजनेस उठा के देख लो, आप 3 करोड़ रुपए 3 साल में कमा लोगे। आप कोई बिजनेस में थोड़ा मेहनत कर लोगे ना, तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊँ सर, मैं ना जब महीने का 10,000 रुपये कमाता था ना, तो मेरे लिए ऐसा था कि जिंदगी में कभी 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे तो मजा आ जाएगा। बट ऑनेस्टली पैसा कमाना बहुत आसान है। लोगों को लगता है पैसा कमाना मुश्किल है। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग की जर्नी में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका ही एक मैंने पॉडकास्ट देखा था कि योर फर्स्ट 1 करोड़ इज अ बिच। करेक्ट। तो आपका पहला 1 करोड़ रुपए आपको बहुत मुश्किल लगेगा, इट्स इम्पॉसिबल। बट उसके बाद जो 2 करोड़ रुपए आपके होंगे ना, वो बहुत ईजी होंगे, 3 करोड़ और ईजी होंगे, 4 करोड़ और ईजी होंगे। दूसरी बात, मुझे नहीं पता लोग इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं, बट आई जेन्युइनली बिलीव इन यू कैन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं दुबई में आया ना, तो सबसे पहले मुझे एक पर्सन मिला, उसके पास आज के टाइम पे 50-60 प्रॉपर्टी होगी, और एटलीस्ट उसकी नेटवर्थ होगी 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए मिनिमम। उसने मुझे एक चीज़ बोली थी, जब वो इंडिया में मुझे मिला था, गोवा में मेरा एक इवेंट था, वहाँ मुझे मिला था। मुझे कहता है, जीत तू पहले यहाँ पे आ जा और पहले 100 करोड़ का गेम खेल। मैंने कहा 100 करोड़ रुपए इंडिया में कमाने में मुझे 20-30-40 साल लग जाएंगे, कि दुबई में आ जा, तू 5 साल में कमा लेगा। और आज मैं 5 साल में मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं 5 साल में 100% कमा लूँगा। पता है फ़र्क कहाँ पड़ता है? लोग कहते हैं कि आप स्पेंडिंग ना करो, मैं कहता हूँ आप स्पेंड करो अपने आप पे। आप अगर सर मेरे आज से 3 साल पहले की वीडियोस देखना, आई यूज्ड टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, मैं 2-3 लाख रुपए महीने का कमाता था उस टाइम पे भी। आप मेरी लाइफस्टाइल देखना, मैं स्ट्रीट फूड का शौकीन था, सस्ते सस्ती चीज़ें पहनता था, सस्ते सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाता था, सबसे सस्ते होटलों में जाकर रुकता था, और जितना भी करता था सस्ता करता था, नशे के अलावा सस्ते नशे नहीं करता था। जो वजह से एकदम सस्ती करता था। मैं दुबई में आया ना, तो मुझे एक पर्सन ने बोला कि तू अपने ऊपर हर महीने 5 लाख रुपए का खर्चा कर। मैंने कहा पागल है क्या, 5 लाख? मैं सालाना नहीं करता कभी इंडिया में, आप सालाना 5 लाख रुपए खर्चा कर ही नहीं सकते इंडिया में। तो कहता तू करना चालू कर, और 2 महीने मेरी बात मान ले। मैंने 2 महीने 5-5 लाख रुपए खर्चा किया, तीसरे महीने से मेरी इनकम 3 गुनी हो गई। जब आपका खर्चा होता है ना, हम सर ह्यूमनली ऐसे, हमारा है ना, ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि जब हमें दिखता है ना हमारी फटी पड़ी है, हम काम करते हैं दबा के। अगर आज मुझे पता है ना कि अगले महीने मेरी भाई घर की EMI जानी है, अगले महीने मेरे बच्चों की एजुकेशन की फीस जानी है, अगले महीने, तो तुम है ना दिन रात करके काम करोगे। लेकिन तुम्हारा अगर पीस ऑफ माइंड है ना, नहीं नहीं मेरे पास तो ठीक ठाक आ रहा है, मुझे ज़्यादा वो नहीं है, आप काम नहीं कर पाओगे। तो जिस दिन मैंने प्रेशर लेना चालू किया ना कि भाई मेरा खर्चा इतना होना ही है, आई यूज्ड लाइक, मैं महीने का 8 लाख रुपए सिर्फ सर लाइफस्टाइल में मेरा लगता है। अब 3 लाख का मेरा रेंट है दुबई पे, 3 लाख रुपए मेरा खाने पीने का बाकी चीज़ों का जाता है, 2 लाख रुपए का खर्चा ट्रैवल वगैरह का चीज़ें हो जाता है। सोचो ज़रा, अगर मैं 8 लाख रुपए जो मैं इंडिया में सालाना स्पेंड नहीं करता था, उतना मैं यहाँ पे महीने का स्पेंड करता हूँ,
तो आपको लगता है आप सेम माइंडसेट पे वो कर सकते हो, आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। देखो इसमें मेरा आर्ग्यूमेंट ये होता है काउंटर, आपकी बात गलत नहीं है, पर होगा क्या ना, आपकी बात का एक ही सेक्शन लोग सुनेंगे। पैसे उड़ाने वाला। हाँ, सही पैसे बात कमाने है। वाला कोई नहीं सुनेगा, कमाने वाला कोई नहीं सुनेगा। है ना, कि मेहनत करो, अपनी एक्टिव इनकम बिल्ड करो, Correct. अपनी स्किल्स पे बिल्ड, और Skill build. अगर आप 8 लाख खर्च कर रहे हो, 5 कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, 5 तो मैं भी नहीं करता, बट जो भी आप कर रहे हो उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो लाइफस्टाइल के अलावा आपकी नॉलेज, करेक्ट, अपडेशन, स्किल्स पे जाना चाहिए। ट्रू। जो व्यक्ति अपने ऊपर निवेश नहीं करेगा वो ये सब जो बोल रहे हैं ना वो अचीव नहीं कर पाएगा। हो सकता है पता चला दोस्त यार से उधार लेके 3-4 महीने कर लिया और उसके बाद आप फंस जाओगे। तो जीत की बात के साथ साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जो उनकी पूरी बात सुनिएगा, ऐसे नहीं सुनिएगा कि 8 लाख के लड़का खर्च कर रहा है 26 साल की उम्र में, 3 लाख का रेंट पे कर रहा है। उसके साथ उन्होंने कहा है एफर्ट मारना है, मेहनत करनी है, अपने आप को स्ट्रेस में, इतना स्ट्रेस में, देखिए क्या होता है, मैं ओवर स्ट्रेस भी नहीं हो जाना चाहिए। देखिए जब आप तीर और कमान होता है ना, तो जब आप उसको पुल करते हैं तो उस पर स्ट्रेस होता है, करेक्ट। अगर आप बहुत ज्यादा पुल करोगे टूट जाएगा। पर अगर आप एक एप्ट स्ट्रेस दोगे उसको, एप्ट स्ट्रेस जो होता है, जो दोगे ना तो वो सीधा निशान भेजेगा। तो आपको लाइफ में याद रखना है कि इतना तनाव जिंदगी में जरूरी है, बहुत जरूरी है, इतना तनाव जिंदगी में जरूरी है कि आप भी जाके निशाने को भेज सको। अब पागल नहीं हो जाना तनाव लेके कभी, दोनों नहीं करना। अरे प्रॉब्लम क्या है जीत, आजकल के जो खासकर जेनजी हैं, थोड़ा मैं तो सीनियर हो गया, आप लोग जेनजी हो, आप काफी कम लोग हैं जो अपने ऊपर तनाव लेना चाहते हैं। सबको बहुत इजी लाइफ चाहिए, करेक्ट, सबको चाहिए कि मैं बस पढ़ा रहूं और मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं कुछ मेहनत ना करूं। आपको मैं बता देता हूं कंटेंट क्रिएशन, एंड जीत वुड नो बिकॉज वो भी करते हैं कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी। लोगों को 16-16, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। अभी मैं दुबई आ रहा था तो मेरे को पीछे वीडियोस देनी है, बिकॉज जानी है तो जानी है भाई, ऐसा नहीं हो सकता ना नहीं जानी है, तो उसके लिए रात भर वीडियो शूट करनी है। फुल टाइम बिजनेस, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्पेंड 10 आवर्स 12 आवर्स अ डे। कभी कभी तो हमारा टाइम अगर हमें ज्यादा चीजें करनी तो बहुत ज्यादा जाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे लाइक अगर लोग ऐसा सुनते हैं कि मैं 8 लाख स्पेंड कर रहा हूं, सो इमेजिन माय इनकम इज वेरी ऑब्वियसली, मतलब देखिए मैं पूछूंगा भी नहीं नहीं तो बता दो मुझे फोम हो गया क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो क्या आपसे? तो पॉइंट जोक्स अपनी जगह, बट एक ही चीज मैं चाहूंगा कि फुल स्टेटमेंट याद रखा जाए कि इट इज नॉट ओनली द एक्सपेंस, ऑल्सो विद द एक्सपेंस कम्स द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग इनकम। तो दोनों चीजें सुन लेना साथ में, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं जी। तब थोड़ा ना हमने काफी बातें करी अराउंड साइकोलॉजी, बातें करी, आपकी पर्सनल जर्नी की बात करी। अब थोड़ा रियल बिजनेस पे बात करते हैं, विच इज रियल क्रिप्टो, करेक्ट, ठीक है? थोड़ा बहुत आपने बताया, स्टोरी बता दी क्रिप्टो की, हम काफी लोगों को पता होगी, काफी लोगों को आपके माध्यम से पता चलेगी। पर जब आपके ज्यादातर जो मैंने क्लेम टू फेम देखा है वो देखा है मीम कॉइन्स। ट्रू, कि भाई मैं मीम कॉइन्स अच्छा आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मीम कॉइन्स में एक टर्म यूज होता है रग पुल, ठीक है? तो मैं चाहूंगा वो अच्छे से आप समझाएं। बट मीम कॉइन्स में आप कैसे एनालिसिस करते हो? क्योंकि देखो जब मैं कोई स्टॉक देखता हूँ तो मेरे को उसके पीछे का एक प्रमोटर दिखता है, एक बिजनेस दिखता है, कैश फ्लोज दिखते हैं, प्रॉफिट दिखता है, रेवेन्यू दिखता है, शॉप्स दिखती हैं, तो एक कंफर्ट होता है और एक समझ आती है कि भाई इस बिजनेस में मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता हूँ, इसका एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल सकता हूँ, मैं बिजनेस को समझ सकता हूँ। यहाँ तो यार कल कोई शीबा आ गया, कोई कल बीबा आ गया, कल कोई स्क्विड गेम आ गया, फिर ट्रम्प आ गया, फिर मेलेनिया आ गया। सो व्हाट इज दैट? आई होप देयर इज अ साइंस, अगर है तो बताइए, और ये भी बताइए कि रग पुल क्या होता है और किन चीजों से हमारे ऑडियंस को बचना चाहिए। करेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं सर मीम कॉइन बना ही क्यों? सबसे पहले समझते हैं करेंसी क्यों बना। मीम करेंसी से मैं आइडिया का मीम कॉइन कैसे बना। तो करेंसी या फिर अब जो भी बोलो कि जिसको लोग वैल्यूएबल मानते हैं, जैसे कि गोल्ड को, उसके बनने का रीजन सिर्फ एक चीज होती है कि उसको सब लोग गोल्ड मान रहे हैं, सर्कुलेशन है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब गोल्ड पहली बार जमीन से मिला होगा तब तो गोल्ड नहीं था, चमकता हुआ पत्थर था। ऐसे 1000 पत्थर मिले, मेटल था, पत्थर था, जो भी चीज़ बोलो, एक गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, कुछ और चीज़ मिली और चमकती बहुत चीज़ें मिली। सिर्फ गोल्ड को क्यों अच्छा मानते हैं? बाकी मेटल्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ सप्लाई डिमांड। लोगों को लगा कि भाई ये चमकता पदार्थ हम पहन सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, आप मेटल भी पहन सकते हो, बट उनको लगा भाई गोल्ड की वैल्यू है। तो धीरे धीरे लोगों ने गोल्ड को अपनाना चालू किया और अपनाते अपनाते उस लेवल पे पहुंच गए कि हर एक पर्सन गोल्ड को स्टोर करना चालू कर दिया। क्योंकि मेटल्स, आप 100 मेटल्स में बोल सकते हो भी कि जो लिमिटेड है, चमक रहे हैं, कलर में शायद ऊपर नीचे हो सकता है, आप पहन सकते हो, बट सिर्फ गोल्ड चलता है, सिल्वर थोड़ा बहुत चलता है। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हर एक पर्सन जो मानता है ना, वही चीज़ हमारी आगे करेंसी बनती है। आज मैं अगर आपको 100 रुपये देता हूँ,
क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई 100 रुपये है, इसलिए अगर कल गवर्नमेंट जाके सीधी बात 2000 का नोट बंद कर दिया, हम 2000 का नोट नहीं लेंगे। मीम का सेम है, मीम इज़ अ करेंसी फॉर सम पीपल जो मीम को आज का गोल्ड मानते हैं। इतना बेसिक। हम 4 लोग यहाँ पे मिले, हमें चारों को लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए गोल्ड है जिसका नाम है शिबा, शिबा मेरे लिए करेंसी है, मैं शिबा को बाई करूँगा और मैं 10 लोगों को जाके बोलूँगा कि भाई शिबा है नया गोल्ड बनने वाला है, तो ये बाई कर ले। इस तरह से बनता है। तो मीम कॉइन बना इस तरह से कि उनको एंड ऑफ द डे लोग होल्ड करना प्रेफर करते हैं। अब करेंसी की या फिर एक चीज़ों की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, प्रॉब्लम विथ करेंसी इज़ कि वो अनलिमिटेड प्रिंट हो सकती है। INR आज गवर्नमेंट के पास ही है, 99% केस में परमिशन है कि वो जितना भी मर्जी प्रिंट कर सकते हैं, उनको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर उनको लगता है भाई इंडिया में प्रॉब्लम आया, वो करेंसी प्रिंट कर देंगे। उनको लगा कोविड जैसे कोई बीमारी आ गई, वो करेंसी प्रिंट कर देंगे। तो प्रॉब्लम विथ INR इज़ कि US डॉलर इज़ अनलिमिटेड प्रिंट हो सकता है। अब बात करते हैं मीम कॉइन की। तो मीम कॉइन में इन्होंने लोकशाही अपनाया। लोकशाही समझते हैं हम इंडिया में। इंडिया में क्या लोकशाही का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल बनाया हुआ बेसिकली करेंसी। उन्होंने ये बनाया कि एक मीम टोकन है, मार्केट में हमने रखा, सिंपल इतनी सप्लाई रहेगी, आपको सब चीज़ें दिखेगी इसमें। अब आप बाय करो, आप ही प्रमोट करो। हम 4 लोगों ने यहाँ पे हर एक पर्सन 10-10 लोगों को बोला कि भाई हम ये बाय कर रहे हैं, तू अपना देख ले। उसको लगेगा हाँ भाई देखते हैं क्या है कैसे, वो बाय करेगा, वो बाय करेगा, वो बाय करेगा। और ऐसे उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज के टाइम पे वो एक बैंक से बड़े हैं। इंडिया में कुछ बैंक से उनसे बड़े मीम टोकन्स बन चुके हैं। अब कोई एग्जांपल ऐसे 2-3? डोज, नो रिकमेंडेशंस। यस, डोज शिबा इनू दोनों। सो डोज का मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप अभी अगर देखो $20 बिलियन आसपास, 20 बिलियन कितना होता है मोटा मोटा आप देख लो तो 1,70,000 करोड़। 1,70,000 1,60,000 करोड़ इतना। हमारे कुछ इंडियन बैंक भी इतने शायद बड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए इस तरह से मीम टोकन्स बने। अब मीम टोकन्स में इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव बहुत ही सिंपल है। मीम टोकन्स के कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई टेक्निकल्स यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। ये सिर्फ होता है आप वेल्स को ट्रैक करो उस हिसाब से। अब ये वेल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। आप 3 वर्ड समझने हैं। पहला वेल, दूसरा कबाल, तीसरा हमें समझना है वॉलेट ट्रैकिंग कैसे होता है। तीनों की तीनों समझते हैं और फिर रग पुल समझते हैं। अब वेल का मतलब होता है जो एक साथ बड़ी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, जैसे कि $50,000 $80,000 एक टोकन में उनके पास होता है। कल जैसे मैं सुन रहा था न्यूज में कि किसी वेल ने $9.6 बिलियन के बिटकॉइंस बेचे हैं, तो वो वेल हो गया। मतलब जो लार्ज साइज में बाई करता है। ऐसा कोई मिनिमम साइज है कि इतना मिनिमम साइज वाले को वेल? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। $1,00,000 का हो सकता है, $10 लाख का हो सकता है, कोई भी साइज पे हो सकता है, जो बेसिकली बड़ी क्वांटिटी बाई करता है, जिसे हम इंडिया में HNIs बोलते हैं। ऐसे पे वेल हो गए। जब वेल 4-5 लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं उसको कबाल नेटवर्क बोलते हैं। अच्छा। और फिर आपको अब समझना है कि रग पुल का मतलब होता है वो टोकन को उन्होंने मार्केट में डाला, फोमो क्रिएट किया और अपनी सप्लाई बेच के निकल गए। पंप एंड डंप जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक बहुत ही सिंपल रूल है। अगर किसी को पैसा कमाना आता है ना तो पैसा कमाता रहेगा। रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम पुअरर। तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि 2017 में, 2021 में जिन्होंने शिबा बाई किया, जिन्होंने डोज बाई किया, जिन्होंने बाकी मीम टोकन्स बाई किए, वो कौन से लोग हैं? क्योंकि वही लोग हो सकते हैं जो टोकन्स निकालते हो। क्रिएटर वही लोग हो सकते हैं या फिर अर्ली एडोप्टर्स ये लोग हो सकते हैं। तो मैं उनको ट्रैक करता हूँ। तो मैंने क्या किया, कुछ इसको डोरमेंट वेल्स बोलते हैं कि बहुत टाइम तक सोते रहते हैं, फिर आके एक टोकन बाय करके बैंड में जाके चले जाते हैं। जैसे आपने बताया कि उस पर्सन ने 2011 से 13 में नियरली 80,000 बिटकॉइन बाई किए थे और उसने खुद का पैसा स्पेंड किया था नियरली 40 लाख, 40 लाख रुपए। आज उसकी वैल्यू है $9.8 बिलियन। 10 साल तक कोई मोमेंटम नहीं, अचानक आके बेच के निकल गया। वैसे ये वेल्स जो होता है ना, ये क्या, इनका क्या होता है, ये कोई टोकन देखते हैं या तो खुद इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके सप्लाई बहुत ज़्यादा लेते हैं और उनको फिर पंप करवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो मैं ऐसे 5, 10, 15 वेल्स को ट्रैक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये लोग कौन से टोकन्स पे बाइंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला पर्सपेक्टिव, स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखो तो FIs DIs कहाँ बाइंग कर रहे हैं, मैं पहले ये देखता हूँ। दूसरा, मीम टोकन चलने के पीछे हमेशा रीज़न होना चाहिए एक सस्टेनेबल ट्रेंड। जैसे कि बीच में अगर कोई डॉग का ट्रेंड आ गया, फिर कोई छोटा सा ट्रेंड आ गया, जैसे अभी एक बहुत वो गाना चल रहा है, दिल पे लगाई छुरिया वाला कोई चल रहा है ना अभी, तो एक ट्रेंडिंग गाना है, ठीक है। वो गाना कुछ टाइम पे बाद चला जाएगा, एंड ऑफ द डे उसका कोई ज़्यादा लोग सुनने नहीं वाले। ऐसे बहुत सारे पहले ट्रेंड्स आ गए जो चले गए।
हमें ऐसा देखना है जो ट्रेंड कुछ टाइम तक सस्टेनेबल तरीके से चले। जैसे आज भी अगर आप देखो तो अमिताभ बच्चन का ट्रेंड चलता है 7 करोड़, सब वो मीम यूज करते हैं। आज आप देखो तो पुराने काफी ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आज भी बहुत ज्यादा चलते हैं। तो मीम में भी ऐसे ट्रेंड होते हैं। जैसे मैं मीम का एग्जांपल लेता हूँ, जिससे एक मीम है गीगा। तो जो भी मस्कुलिन एनर्जी वाले जितने भी मर्द होते हैं वो गीगा चार्ड ऐसे बैठना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, तो उनका एक कल्चर हो गया। अब ये जितने भी बार गीगा वर्ड यूज होगा सब लोग गीगा के ऊपर सोचेंगे। रिसेंटली एक ट्रेंड आया था चिल गाय, हार्दिक पांड्या ने एक पोस्ट डाला था अपने उस पर चिल गाय करके। रिसेंटली एक ट्रेंड आया था कि मेसी ने अपनी स्टोरी में डाला था वाटर, पानी पी रहा था और उसने वाटर डाल दिया, वाटर का टोकन था एक, चला गया बहुत ऊपर, चिल गाय बहुत ऊपर गया था। चिल गाय में एक पर्सन ने कुछ 10-20-30 इन्वेस्ट करके बनाए थे कुछ 70-80 करोड़ रुपए 3,000 रुपए से। और ये ऑन चेन है, आप वेरीफाई कर सकते हो, गूगल पे जाओ, सर्च करो ट्रेडर मेड मिलियंस विथ चिल गाय, यू विल फाइंड द डेटा। सो ये मैं देखता हूँ कि ट्रेंड कैसा है। पहला मैंने देखा वेल्स कैसा है, ट्रेंड कैसा, अब देखते हैं कबाल नेटवर्क कौन सा है। अब कबाल में सिर्फ वो वेल नहीं होते जो टोकन इंट्रोड्यूस करते हैं, टोकन बन गया, सस्टेनेबल हो गया, अब नए वेल्स भी वहाँ पे आते हैं। नए वेल्स सोचते हैं कि टोकन बढ़िया चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें और पैसा बनेगा, तो अब ऐसे वेल के ग्रुप और बाइंग बनाते हैं। जैसे शिबा इनू जब बढ़ना चालू, वो बॉटम से गया था 10,000 गुना, तो लेट्स सपोज 40 गुना गया। कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ ये और ऊपर जा सकता है, उन्होंने फिर से बाइंग करी, फिर से बाइंग करी। तो अब ये जो वेल्स होते हैं उनका ग्रुप साथ में आता है, जिसको बोलते हैं कबाल नेटवर्क्स। ये लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि मेरे पास ऐसे 50 लोग हैं जिनके पास, सबके पास एक टोकन में इन्वेस्ट करने के लिए $50,000, ये सब मिला के एक साथ $50,000, 100 लोग, $5 मिलियन एक दिन में एक टोकन में इन्वेस्ट करते हैं। 5 मिलियन इन्वेस्ट होगा, टोकन में इतना सप्लाई ही नहीं है, डिमांड अचानक राइज हुआ, फ्लाई हो गया टोकन। जब भी फ्लाई होता है तो लोगों की नज़र में जाता है, स्नाइपर्स की नज़र में जाता है। क्रिप्टो में स्नाइपर्स होता है, जो लोग बॉट्स यूज़ करते हैं कि जो टोकन बढ़ रहा है उसको बाई कर लो फिर बेच देंगे, उनकी नज़र में जाता है और उसकी डिमांड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ऑफ द डे इट्स अ स्कैम। मेरा बस अगला वर्ड यही होने वाला था इट्स अ कि तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है। स्कैम, बट इट्स अ लीगल स्कैम। ट्रंप ने खुद का टोकन लॉन्च किया, ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कितने प्रेसिडेंट खुद के टोकन लॉन्च कर चुके हैं। बट समझिए सर, अगर हम कोई भी मार्केट को समझे ना, तो हर एक मार्केट स्कैम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगेन आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ इंडियन इक्विटी, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, बट इंडियन इक्विटी, यूएस इक्विटी, एंड ऑफ द डे इज अ स्कैम। आई टेल यू व्हाई। लेट्स सपोज मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है XYZ कंपनी, मेरे उसके शेयर मार्केट में चल रहा है। अब कुछ मार्केट में क्रैश आया, फिर कुछ भी चीज़ हुई और उसका स्टॉक का दाम 5 साल तक नहीं बढ़ा। ऐसा बहुत बार हुआ है। कंपनी में हर रोज़ प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर रोज़ रेवेन्यू बढ़ रहा है। क्या कंपनी के स्टॉक का दाम 50% गिरने से मेरी कंपनी में कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो स्टॉक की वैल्यू अधिक ही हो गई। अगर मैं बोलूँ कि चलो 3 साल तक, बहुत कंपनी आज आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे मिल जाएगी जिनके प्रॉफिट्स रोज़ बढ़ रहे हैं 5 साल से सेम टाइम पे, क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही है। तो हम सब लोग स्टॉक बाई जो कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम उस कंपनी के ओनर है, लेकिन हमारे पास उसके कोई एंड ऑफ द डे कोई हक नहीं है, कोई हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, प्लस फाउंडर को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 10 साल तक एक जगह पे स्टॉक का प्राइस रहेगा, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब वहाँ पे बेचना चाहेंगे वो प्राइस बढ़ाएंगे, जब नहीं चाहेंगे प्राइस नीचे रहेगा। मैं रिसेंटली एक पर पता है इसमें थोड़ा सा मुझे अलग लगता है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज स्टिल समथिंग फंडामेंटल देयर। नीचे कोई मशीन मूव कर रही है, नीचे कोई आदमी काम कर रहा है, नीचे आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सर्विस बन रही है, कोई ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट हो रहा है, उसका यूज केस एक्चुअली है। फॉर एग्जांपल आईटीसी का शेयर बहुत साल तक नहीं बढ़ा। ट्रू। तो क्या लोग सिगरेट नहीं कंज्यूम कर रहे थे? क्या लोग आईटीसी के प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम कर रहे थे? क्या लोग आईटीसी के होटल्स में नहीं जा रहे थे? जा रहे थे। करेक्ट। बस ये था कि उस 10 साल जो भी साल थे, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स थे, उस बीच में आईटीसी को एक मोमेंटम नहीं मिला, विच कुड बी लैक ऑफ लिक्विडिटी, लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, या फिर ये हो सकता है कि उस पहले भाग गया हो, अब फंडामेंटल्स कैच अप कर रहे हो। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में एक ओवर 25-30 ईयर होराइजन जब लंबा निवेश देखा जाता है तो ऐसे पैचेस आते हैं। रिलायंस का एक पैच आया था, 8 से 10 साल वो नहीं हिला, नहीं बढ़ा, 2015 से 25 में हाँ वैसा एकदम ही वैसा रहा। फिर ठीक है, उसको बढ़िया एक पुश मिल गया। तो पॉइंट ये है कि वहां फिर भी एक मशीन है, तेल का कुआं खुद रहा है, 4 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, जियो है, रिटेल है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। पर यहां मैं एकदम ही मतलब जस्ट आई विल कंप्लीट, यहां मतलब
एकदम ही मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, मतलब वहां एटलीस्ट अगर मैं शेयर होल्डर हूं और मेरा 30% शेयर नीचे चला गया तो मुझे पता तो है कि मैं किस चीज का शेयर होल्डर हूं, कोई है नीचे उसके, कोई मतलब मेरे को दिख रहा है एक आदमी चेयरमैन है उस कंपनी का जिसको मैं देख सकता हूं टीवी पे, वो आगे बात कर रहा है। और हमारे यहाँ हम भी मार्केट्स में हमेशा कहते हैं कि मार्केट्स आर ऑलवेज इमोशनल इन शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल इन लॉन्ग टर्म। तो ये मेरा 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 मानना थोड़ा अलग है। हाँ, मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको, अगर आज इंडिया और यूएस से नया पैसा प्रिंट करना बंद कर दे, क्या आपको लगता है नेक्स्ट 30 साल तक इंडिया की स्टॉक मार्केट बढ़ेगी? देखो, इंडिया तो करेंसी तब प्रिंट कर सकता है क्योंकि वो गोल्ड रिजर्व के साथ लिंक्ड है। यूएस है जो नोटोरियसली जो है प्रिंट करता रहता है पैसा, अभी भी उन्होंने किया था पीछे। अगर हम ये मान के चले कि आज यूएस इंडिया, चलो मान लेते हैं कि हम पैसा नया प्रिंट नहीं कर रहा है, डू यू थिंक उनका अपना स्टॉक मार्केट बढ़ेगा कभी? देखिए, पैसा आएगा मार्केट में, पैसा हर तरीके से आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी आता है, करेंसी छापने से भी आता है, दोनों चीजों से आता है। और यू कांट एट्रीब्यूट 100% टू करेंसी प्रिंटिंग एंड नीदर कैन यू एट्रीब्यूट 100% टू फंडामेंटल्स। दोनों आपको देखिए हेल्दी मिक्स ऑफ बोथ चाहिए होता है भाई। एक बात सिंपल सी बात है, एक बंदा बॉडी बना रहा है जिम में, ठीक है, और अब मेहनत भी कर रहा है, ठीक ठाक खा भी रहा है, और उसके साथ वो शायद एक थोड़ा सा स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो भाई समझ आता है चलो ठीक है। पर एक आदमी सिर्फ स्टेरॉइड्स ले रहा है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर एक आदमी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से करेगा तो उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। दैट्स इट, यही एनालॉजी है। ट्रू सर। और इसके लिए आप ना यूके का स्टॉक मार्केट देख सकते हो। यूके के स्टॉक मार्केट ने पिछले 25 साल में 0% रिटर्न दिया है। जापान ने 35 में जीरो दिया है। चाइनीज स्टॉक मार्केट के काफी सारे इंडेक्स से बड़े 8-10 साल से नहीं दिया रिटर्न। सो द रीजन इज कि एंड ऑफ द डे क्या होता है, अगर इकोनॉमी बढ़ रही है ना, तो आपकी बात से मैं 100% तो कंपनी बढ़ रही है। मेरा क्वेश्चन वही है, शेयर क्यों बढ़ता है? देखिए, वो तो डिमांड सप्लाई का गेम है, इमोशंस का गेम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। बट मैं ये कह रहा हूं कि मैंने किसी शिबा इनू का कॉइन ले लिया और वो नहीं बढ़ा, तो मेरे को डर कहता है क्या है कि मैं ठीक है, मैंने ले भी लिया और वो कम भी हो गया, 50% गिर भी गया, मेरे को पता नहीं क्या है, व्हाट डू आई ओन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ थिंग आई ओन। सो हम अगर स्टॉक मार्केट को कंपेयर करें तो हम क्रिप्टो से कर सकते हैं, मीम टोकन से नहीं कर सकते, बट क्रिप्टो से कुछ चीजें में कर सकते हैं। नहीं, वहां आपके पास Web3 है, वो सब है, कुछ है एंड ऑफ द डे। सर ऐसा ही मीम टोकन का सिस्टम। सर ये तो हमारी डिबेट हो गई। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए मीम, अच्छा देखिए, होता क्या है कि लोग आपकी सुनेंगे और वो क्या सोचेंगे, यार मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो जीत भाई बोले मैं मीम पे लगा देता हूँ। करेक्ट। तो आपको एक, अगर हमारे यंग ऑडियंस को या मिड एज ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस काफी मैच्योर वाली भी है, सीनियर लोग भी हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो डेफिनेटली हर चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और मेरा काम है उनको हर चीज का नॉलेज देना। तो आप ये मुझे बताइए कि अगर एक व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो, और उसको अब क्रिप्टो स्पेस हॉट लग रही है, करेक्ट, कि भाई कुछ तो मैं पैसा डालूं, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका कितना पोर्शन क्रिप्टो में जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्रिप्टो के अंदर आने के बाद उसका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए ताकि उसको सेफ्टी भी रहे और थोड़े चांसेस हो उसके अच्छे रिटर्न्स बनने के। ट्रू। तो सबसे पहले आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का या फिर ओवरऑल नेटवर्थ का 5% या मैक्स टू मैक्स 10% से ऊपर क्रिप्टो में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़े यंग हो तो आप 10% तक जाओ, वरना अगर आप एक फैमिली आपकी है, 5% से ऊपर मत करो इन्वेस्टमेंट कभी भी। वेरी नाइस। दूसरा एक मस्त डेटा पॉइंट आपको देता हूँ, अगर आपने 2019 से लेकर 2025 तक स्टॉक मार्केट में निफ्टी में इन्वेस्ट किया हो तो आपका पैसा 14% का 13.14% का CAGR बनता। अब उन 100% में से आपने सिर्फ 5% अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता, बाकी 95% निफ्टी 50 में ही, तो आपका CAGR बनता 18.5, 4.5% का फर्क पड़ता। और अगर आपने ये मान के चलो कि वो 5% जीरो भी हो गया होता तो भी आपका 12.5 साढ़े 13% का इंटरेस्ट बनता। तो हियर इज योर रिस्क, 1.5-2% यू विल लूज अगर आपका क्रिप्टो जीरो हो जाता है, तो अगर आपने इस तरह से एसेट एलोकेशन किया है तो। एंड इफ यू मेक मनी, आपका 3-4% का फर्क पड़ जाएगा। सो फर्स्ट, अगर आपके पास एक जॉब है सस्टेनेबल तरीके से, अगर आपके पास कोई बिजनेस है जहाँ पे इनकम आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट बाय बिटकॉइन की SIP चालू कर दो। आप बिटकॉइन की SIP 10 साल कर लो, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5%, मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड बता दिया। अगर बिटकॉइन जीरो हो गया, जिसकी अब संभावना नहीं है क्योंकि USA ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपका बनेगा 12.5%, 14.5% की जगह। और अगर बन गया तो आपका 14.5 की जगह 17.5, 18, 19 बन सकता है। Only by taking 5% risk, which is very less, very less. अब कोई ऐसा है, जीत मुझे 5% में रिस्क लेना है, लेकिन मुझे बिटकॉइन नहीं, मुझे अदर क्रिप्टो करेंसीज को एक्सप्लोर करना है, और मैं अग्री करता हूं कि जीरो हो गया तो चलेगा, मतलब और ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं, और ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं, और जीरो क्रिप्टो में नंबर 1 रूल से आपका पैसा जीरो हो सकता है।
ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट में आपके पास जीरो नहीं होगा। स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, आपके पास 10 कंपनी है ना, तो आपकी एक कंपनी जीरो नहीं होगी। हम बोल के चलते कि हमारी 2-3 कंपनी जीरो हो जाएगी, बट जीरो नहीं होगी। आप 50% लॉस में, 70% लॉस में निकाल पाओगे, यहाँ पे निकाल नहीं पाओगे, यहाँ पे जीरो होगा। अच्छा, एकदम बाइनरी है। एकदम अच्छा, zero। इसलिए वॉरेन बफेट उसको रैट पॉइजन कहते रैट हैं। पॉइजन कहते हैं। 10 में से तुम्हारी 3 चीज जीरो होनी है, ये मान के चलो। बाकी तुम्हें जो 7 चीजें हैं, उसमें से तुम्हें 2 अपॉर्चुनिटी अच्छी फाइंड करनी है जो तुम्हें पैसा निकाल के दे। अब मैं तुम्हें एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए वो बता देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं एक व्यक्ति का 5% है, हाँ, वो 10,000 रुपए 10,000 महीने का एसआईपी है। करेक्ट। अब एक 10,000 रुपए महीने की एसआईपी को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर पास 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी आप कर रहे हो, तो आप 3,000 रुपये डायरेक्टली डाल दो बिटकॉइन में। ठीक है। आपका सेफ हो गया एज कम्पेयर टू बाकी क्रिप्टो। और बाकी 7,000 रुपए से आप 3 अलग अलग कैटेगरी जो कि लॉन्ग टर्म चलेगी, उसके एक कॉइन बाय कर लो। कॉइन बता दो साथ साथ में, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट वेरी सेफ एज कम्पेयर टू बाकी टोकन्स। मीम नहीं बताऊंगा, मीम एंड में बताऊंगा। ठीक है। पूछने तो वाला था मैं। सबसे पहले एआई, आई थिंक एआई 20 साल तक चलेगा। ठीक है। तो एआई का सबसे बड़ा टोकन टाउ, बिटेंसर टाउ करके एक टोकन है। ओके। 2,000 रुपये बिटेंसर टाउ में लगा दो, 2-3,000 रुपये। ठीक है। 2,000 रुपये आप लगा दो, जो कि दूसरा एक नैरेटिव है, मीम है, बट ये मीम आप मत गिनो, ट्रम्प के टोकन पे लगा दो। ओके। ट्रम्प का टोकन सिर्फ मीम नैरेटिव नहीं है, ट्रम्प का टोकन एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट के साथ उसका कनेक्टेड है। तो ट्रम्प को पीआर बहुत अच्छी आती है, ट्रम्प को पता है वो चीज़ें बढ़ा सकता है। तो ट्रम्प का टोकन में आप 2-3 हज़ार लगा दो, और बाकी के 2-3 हज़ार रुपये आप लगा दो। इथीरियम ले लो, सोलाना ले लो, या फिर एवेक्स ले लो, तुम्हें जो चीज़ सही लगती है। 3 में से तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ गए। ये हो गया तुम्हारा 10,000 रुपये का एक सेफेस्ट तरीका। हर महीने बाई करते रहो, 2026 के एंड से पहले बेच देना। अच्छा, ओके। आज से बाई करना चालू कर दो, 2025 बाई करो, 1.5 साल मतलब 26 के जुलाई अगस्त से SWP चालू कर दो, जैसे आपने बताया था। निकालना चालू कर दो 10%। ठीक है, बेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब बहुत एक इफ इट्स नॉट योर की, इट्स नॉट योर क्रिप्टो, ट्रू, ऐसा एक लाइन मेरे को बहुत सुनने मिलती है। करेक्ट। काफी लोग डरते हैं कि हमें एक्सचेंज में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज पीछे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। FTX जैसा एक्सचेंज गया, फिर वजीरेक्स इंडिया में गया। कल तो कुछ और एक भी न्यूज़ आई थी, बट वो सामान्य हो गया, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो इमीडिएटली उस पर डोज फायरिंग हो गई। तो आपका क्या व्यू है, अगर आप किसी को भी सजेस्ट करेंगे क्रिप्टो लेने का, तो क्या माध्यम होना चाहिए क्रिप्टो लेने का? माई ऑनेस्ट सजेशन टू यू इज, अगर आप एक आम इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, आप एक्सचेंज पे ही पैसा रखो। ठीक है। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं ना, नॉट योर क्रिप्टोज, वो लोग हैं जिन लोगों के पास एक अच्छी नेटवर्थ है लगाने के लिए, इनके पास बहुत बड़ा इनकम होता है, बहुत बड़ा रकम होता है। मैं रीज़न बताता हूँ। एक्सचेंज का चीज़ें सामने दिखता है, आपको पता है कितने लोगों की आज तक कीज खो गई है? हाँ, ये मैंने सुना है। वो कभी वापस टोकन नहीं आ सकता। एक्सचेंज का 80% टाइम पे आपका फिर भी वापस दे देंगे वो लोग, अपने जेब से खर्चा करके वापस दे देंगे तुम्हें। एक्सचेंज पे FTX, वजीरेक्स के अलावा और 10 एक्सचेंज हैक हुए थे, सबने पैसा वापस आपको कर दिया। 2 एक्सचेंज पे आपका पैसा जाएगा, बट आ जाएगा। अच्छा, इस पे भी एक्सचेंज हाँ जी, इस पे भी एक्सचेंज डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एटलीस्ट रिकमेंड 3 एक्सचेंजेस, मिनिमम 3 एक्सचेंज यूज करने चाहिए आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक स्टोरी सर पता होगी। एक पर्सन है जिसके पास कुछ 12-14 हज़ार कुछ बिटकॉइन थे, मैं नंबर्स पे श्योर नहीं हूँ। और उसके पास 2 एक्चुअली प्राइवेट वॉलेट्स थे, पेन ड्राइव थी। एक ख़राब हो गई थी, एक अच्छी थी। उसने गलती से ख़राब की जगह अच्छी फेंक दी कूड़े में, और आज वो US की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे कूड़ा साफ़ करने में हेल्प करो, मेरी पेन ड्राइव फाइंड करने में हेल्प करो। अगर वो मिल गई तो मैं आपको आधा इसका पोर्शन दूंगा। आज के टाइम पे उसकी वैल्यू है $600 बिलियन। वाह, इतने बिटकॉइंस इसके तो पास अब जो वो पेन ड्राइव में है और अगर वो रिट्रीव नहीं हुआ तो वो गया। सबसे बड़ा बिटकॉइन बढ़ने का रीजन सर मैं बताऊँ आपको, व्हाट इज द नंबर 1 रीजन व्हाई बिटकॉइन इज? क्योंकि बहुत लोगों ने खो दिया। एब्सोल्युटली, अयो, यही तो मेन रीजन है। क्योंकि सप्लाई 21 मिलियन है, फिक्स है, और उसमें से भी 21 मिलियन में से जहां तक मेरा अनुमान है 5 मिलियन बिटकॉइन खो चुके हैं अब तक। 5 मिलियन बिटकॉइन। तो 25% करेंसी सर्कुलेशन में ही नहीं आएगी, सर्कुलेशन में नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली वो। और ये 5 मिलियन में से जो बिटकॉइन गया, बाकी 1.1 मिलियन तो हम सतोशी का मान के चल रहे हैं। किसको पता सतोशी नाकामोटो मर चुका है, जिंदा है, वी नेवर नो। वो नहीं आने वाले 1.1 मिलियन। कुछ बिटकॉइन के ऐसे वेल्स हैं जिन्होंने पिछले 15 साल 17 साल में से 75% वेल्स ने अपनी आज तक बिटकॉइंस बेचे ही नहीं, 75% वेल्स। अब किसको पता कि ये सतोशी नाकामोटो के वॉलेट्स हो, उसके किसी दोस्त के वॉलेट वो मर चुके हो, जिंदा हो, किसी को नहीं पता। इट्स 16 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, 16 साल। अगर किसी बहुत ही
ऐसे जैसे सतोशी नाकामोटो का एक फोटो आता है यूजुअली, अगर आप देखो ना तो एक बूढ़ा सा आदमी है, अगर मान लो उसके दोस्त थे, उन्होंने सब लोगों ने बिटकॉइन स्टार्टिंग में बाय किया था, तो उसकी उम्र का हो सकता है 17-17 साल में काफ़ी लोग ऐसे हो जो डेथ हो चुकी हो जिन लोगों की, तो वो बिटकॉइन कभी मार्केट में आने ही नहीं वाले। तो बिटकॉइन का बढ़ने का नंबर 1 रीज़न है कि उसकी सप्लाई मार्केट में आधी तो कट चुकी है। दूसरा रीज़न है, एक डर है अब आज के टाइम पे ब्लैक रॉक को और बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को। वो डर ये है कि अगर सतोशी नाकामोटो उठ गया तो क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में ब्लैक रॉक कोई भी प्राइस पे आप देखो, बॉटम टॉप कुछ भी देखे बिना बिटकॉइन बाय कर रही है। उसका रीज़न ये है कि सतोशी नाकामोटो के पास है 1.1 मिलियन बिटकॉइन, ब्लैक रॉक एक्यूमुलेट कर चुका है 600 के 700 के आसपास, 400 के भी वो एक्यूमुलेट करेगा। क्यों? वो मिनिमम सतोशी नाकामोटो को बीट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उठा बाद में तो यूएस से क्रैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी करेंसी है, इतना बड़ा। अगर ब्लैक रॉक ने, ट्रंप ने एक अभी वो लॉ अनाउंस कर रहा है, उसने बात कर लिया कि पूरी यूएस में जितने भी लोग हैं उन सबके पेंशन का 5% बिटकॉइन में जाएगा, पेंशन फंड का 5% बिटकॉइन में जाएगा। इमेजिन इट फॉर अ सेकंड। सो दे कांट टेक दैट रिस्क कि किसी की पेंशन की इनकम विच इज़ वेरी लाइक आई कैन से इमोशनल स्टफ है ना। पेंशन की इनकम अपनी बहुत इमोशनल चीज़ होती है कि अगर उसके बाद में माइनस होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती उसकी है, लाइफ का रिस्क है भाई, वो रिस्क है, जी नहीं पाएगा। जी नहीं पाएगा। तो वो अगर वो 5% डलवा रहा है तो उसको बिटकॉइन को पहले सेव करना पड़ेगा, और उसका एक ही वो है कि सतोशी नाकामोटो से ऊपर वो बिटकॉइन ले जाए। एक और चीज़ अभी आई थी रिसेंटली जो लोगों ने नहीं सुनी होगी, आपने स्मार्ट कंप्यूटर का सुना है जो बीच में आया था कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं जो ब्लॉकचेन को क्रैक कर सकता है। तो एक पर्सन उसमें एक आर्टिकल लिखा था कि सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर अगर बनते हैं तो अब सबसे पहले सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन के वॉलेट को फ्रीज करो। अगर वो 1.1 मिलियन बाहर आ गए ना तो मार्केट क्रैश हो सकती है। तो सबसे बड़ा डर ये हो सकता है कि 2027-28 तक ये लोग ऐसा मान रहे हैं, अनुमान है कि क्वांटम कंप्यूटर्स बन जाएंगे तो टेक्नोलॉजी को तोड़ देंगे। तो इसीलिए ब्लैक रॉक अभी से प्रिपेयर हो रहा है कि वो इतने बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लेगा, फिडिलिटी इतने एक्यूमुलेट कर लेगा, इनके पास इतने ज़्यादा बिटकॉइन होंगे कि एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल पावर यूएसए के बाहर नहीं जाएगी। एंड इसका एक छुपा रुस्तम देश भी है, चाइना। चाइना इज माइंड ब्लोइंग कंट्री। जो लोग चाइना को नहीं जानते ना, जिनको नहीं पता ना चाइना में क्या हो रहा है, आई एनकरेज एवरीवन जस्ट अंडरस्टैंड चाइनीज इन्वेस्टर्स, हाउ दिस गाइज आर थिंकिंग, कैसे ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको आज एक चीज़ बताऊंगा सर, बाइनेंस को छोड़ के 90% एक्सचेंजेस सबका बेस चाइना है। वो होंगे किसी और कंट्री में रजिस्टर, लेकिन सब में जितना भी फंड मोस्टली आ रहा है सारा का सारा चाइनीज ट्रेडर से आ रहा है। मेरे पास एक चाइनीज ट्रेडर आया था जो मेरे साथ कनेक्टेड है, उनको ना एक्चुअली इंग्लिश नहीं आती, तो वो लोग ट्रांसलेट करके आपके साथ चैट करते हैं, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी वो रहती है। उन लोगों के पास $400 मिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो सिर्फ कुछ 50 ट्रेडर होंगे जो लोग मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। $400 मिलियन, इमेजिन इट फॉर अ सेकंड सर, वो किसी भी टोकन को कैसे हिला सकते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है ना, ट्रैक चाइनीज इन्वेस्टर्स। डन। ओके, वापस आते हैं हमारे आम इन्वेस्टर पे। बड़े बड़े नंबर सुन के एक बार को मैं भी हिल गया। ओके, तो हमने 10,000 की एक एसआईपी कर ली। करेक्ट। अब हम आते हैं एक व्यक्ति जो लाख रुपए की एसआईपी करता है, 2 लाख रुपए की एसआईपी कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, ये बिटकॉइन छोड़ो, सब टाओ छोड़ो, सब छोड़ो, हाई रिस्क, सुपर हाई रिस्क लेना है मेरे को। मेरे पास 2 लाख रुपए है, मेरे को 10,000 रुपए मैं डालना चाहता हूं जो मैं जीरो कर चुका हूं मेरे मन में। करेक्ट। मैं 30% बिटकॉइन में भी नहीं डालूंगा। डन। ठीक है, तो उस केस में कौन से 5 कॉइन्स होने चाहिए या 4 कॉइन्स होने चाहिए जिसमें ये 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो? मीम हो, वीवो, जो होगा चलेगा। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, मीम के अलावा बड़ा पैसा नहीं बन सकता। ओके, मीम में ही पैसा बन सकता है। तो मीम में आपको सबसे पहला टोकन जो मेरा फेवरेट है वो चूज करना चाहिए, SPX 6900। मुराद करके एक पर्सन है, उसने $100 बिलियन बनाए मीम टोकन में इन्वेस्ट करके, इंडिविजुअल है। उसका फेवरेट टोकन है SPX 6900। नंबर 2 ब्रेट, बेज की चेन का सबसे बड़ा टोकन ब्रेट, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। 500 मिलियन आसपास मार्केट कैप चल रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रेट यहाँ से कम 20 टाइम्स जाएगा, 20 गुना विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। आई एम हैविली इन्वेस्टेड इन ब्रेट, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। इट कैन गो टू जीरो, इट्स मीम। ये दोनों तो मीम में सेफ है। अब और रिस्की, जो कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा रिवॉर्ड है, जिसका नाम है बोबो। ओके, बोबो करके टोकन है। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है ये। जो पीप है ना इस बार का सबसे बड़ा मीम टोकन इस बुल मार्केट का,
उसका ये जो पीप का मतलब है वो ग्रीन मतलब ऊपर जाने वाला, बोबो मतलब बैर, बोबो द बैर उसका नाम ही है, तो नीचे जाने वाला। बट ये ऊपर जाने टाइम पे भी ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। 2 टोकन और बचे हैं। 2 टोकन में मैं चूज़ करना चाहूँगा एक टोकन जो कि मेरा रिसेंट अभी फेवरेट हुआ है, जिसका नाम है बिल्ली। बिल्ली कैट। कैट ओके 1 मिलियन ऐसा कुछ ही मार्केट कैप है उसका, बट मुझे लगता है काफ़ी ऊपर जा सकता है। और लास्ट टोकन जिस पे मैं अगर बिलीव कर सकता हूँ तो उसका नाम है मिनी, अगेन कैट है। मिनी, बिल्ली, इन 2 टोकन में आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा, ये मान के चलना। बोबो में आपका 50% रिस्क है, 50% रिस्क नहीं है, 40-50 मिलियन की मार्केट कैप पे है। ऊपर वाले 2 में 90% केस में आपका पैसा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। स्टिल क्रिप्टो में ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, बट ये मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड बता दिया, उस हिसाब से आपको चूज़ करना नहीं, चाहिए। तो क्वेश्चन ही ये था कि ये 10,000 में मेरे को बिल्कुल ही जीरो भी होगा तो भी चल जाएगा। ग्रेट। बट अपने रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से भाई, जैसे मैंने बताया 2 लाख रुपए में से 5-10 हजार रुपए ठीक है, समझ आता है। ओके, देखिए अभी हम बात कर रहे थे एक्सचेंजेस की, तो आपने कहा कि 3 एक्सचेंज पे अपना कर लो, क्योंकि वॉलेट तो हो सकता है भूल जाओ, कॉइन अपना आपका कोड भूल जाओ। तो कौन से 3 नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा किस तरीके से वो 3 एक्सचेंज ढूंढी जाए। तो अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया में कोई भी एक आईएनआर वाला एक्सचेंज चूज कर लो। ओके जैसे अलग अलग इंडिया में आईएनआर वाला एक्सचेंज है, 2 सबसे ट्रस्टेड है अभी, CoinDesk, CoinSwitch अगर मैं बोल दूँ तो। ठीक है। आप एक एक्सचेंज रखो यूएसडीटी वाला, जो कि होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो एफआईओ कंप्लाइंट है। बाइनांस, बाइबिट दोनों एफआईओ कंप्लाइंट है, केयू कॉइन एफआईओ कंप्लाइंट है, बाइनांस बाइबिट में से एक चूज कर सकते हो। एक आप एक्सचेंज रखो रिस्की वाला, क्योंकि हर एक बड़े एक्सचेंज में ना टोकन जल्दी आएगा नहीं, वहाँ पे जो आएगा तो बढ़ गया होगा। एक ऐसा आपको एक्सचेंज रखना चाहिए जहाँ पे टोकन है जो बड़ा नहीं है अभी, फ्यूचर में बढ़ सकता है, जो वहाँ पे रिस्क हाई होगा आपका। तो वैसे में मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ बिंगेक्स, वीक्स, कॉइन WSR एक्सचेंज मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो जो मीम कॉइन्स हैं वो तीसरे उन्हीं पे से आप मिलेंगे। पकड़ सकते हो। तीसरे पर से आपने पकड़ तो सकते डबल रिस्क ले लिया, एक्सचेंज का भी बहुत बड़ा रिस्क ले लिया और मीम कॉइन का भी बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। एक्सचेंज ये जो मैंने बताया ना, ये 90% केस में आपका पैसा जाएगा नहीं। इसका रीज़न होता है इंडियन एक्सचेंज में प्रॉब्लम ये है कि एफआईओ जो है ना हमारे इंडिया का, वो कुछ चीज़ों को लिमिट करता है। जैसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते क्रिप्टो को। आप अगर क्रिप्टो विड्रॉल करते हो तो आप फिर आईएनआर विड्रॉल, आईएनआर डिपॉजिट नहीं कर सकते। बाहर के एक्सचेंज में सारी चीज़ें ओपन रहती है, तो बाहर के एक्सचेंज में क्या है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, उनके पास फंड ज़्यादा होता है, पूरा वर्ल्ड वहाँ पे इन्वेस्ट करे तो उनके पास फंड ज़्यादा है। सारे एक्सचेंज हैक हुए हैं, बाइनेंस पहले हैक हो गया था, बाइबिट हैक हो गया है, बिंगेक्स हैक हो गया, उन्होंने किसी ने पैसा लिया नहीं, वो सारा रिफंड यूजुअली कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ग्रेट। तो इन तरीके से हम अपना एक्सचेंज जो है ढूंढ सकते हैं। ओके, अब है ना, हमेशा सुना जाता है बिटकॉइन, इथेरियम, और एक वर्ड यूज होता है ऑल्ट कॉइन। करेक्ट। तो ये बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन क्या होता है? बिटकॉइन तो हमें सबको पता है, ये ऑल्ट कॉइन क्या माना जाता है? ऑल्ट कॉइन का सिंबल मतलब ऑल्ट, अल्टरनेटिव टोकन। बिटकॉइन के अलावा के सारे टोकन को ऑल्ट कॉइन कहते हैं, ऑल्टरनेटिव टोकन। अच्छा, बिटकॉइन के अलावा सारे के सारे इथेरियम को भी ऑल्ट कॉइन कहते हैं? सारे के सारे इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, सबको ऑल्ट कॉइन कहते हैं। सबको ऑल्ट कॉइन कहते हैं। तो ये तो वो हो गया, जैसे आईफोन हो गया और एंड्रॉइड हो गया। एंड्रॉइड हो गया। अब इसी हिसाब से समझते हैं, एंड्रॉइड पे आपने देखा होगा अलग अलग, ओप्पो है, वीवो है, Samsung अलग है। अलग सैमसंग है, वैसे इसमें है। डीफाई एक कैटेगरी है, एक मीम कैटेगरी है, एक आपकी कैटेगरी हो गई RWA, रियल वर्ल्ड एसेट हो गया, एक कैटेगरी AI हो गई। अब इसमें पे अलग अलग मॉडल जैसे तो होते एक एक हैं करके phone के। चलते हैं। जो ऑल्ट कॉइन है उसकी सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? एज ऑफ नाउ सबसे बड़ी मीम टोकन है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। दूसरी मुझे लगता है AI अभी सबसे बड़ी है। हर एक 4 साल में एक सीजन आती है, जैसे कि पहले डीफाई की आई थी, फिर एक बार आई थी AI की रिसेंटली 2022-23 में AI की आई थी, अभी मीम की चल रही है। तो मीम सबसे बड़ा है, फिर आएगा AI, फिर आएगा डीफाई, फिर आएगा आपका RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, फिर उसमें बहुत सारे लिक्विड स्टेकिंग है, फिर उसमें गेमिंग नैरेटिव है, ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स आते हैं। अभी एक टर्म यूज होता है L1, L2। L1, हाँ, तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल करें। L1 का मतलब होता है लेयर 1 और लेयर 2। तो क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन को आप ये समझ लो कि आप ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शंस गए हैं उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। सो ब्लॉकचेन हैक नहीं हो सकता। तो जो हमारे यहाँ होता है, पुराने जमीन के कागजात बदले जाते हैं, ऐसे यहाँ नहीं हो सकता। वो यहाँ नहीं हो सकता। और इसीलिए दुबई का पूरा रियल एस्टेट का मार्केट ब्लॉकचेन के ऊपर है। ओह, यस, आप खुद जाके अभी बायोट करके एप्लीकेशन है, BAYOT, आप डाउनलोड करके चेक करो, जो प्रॉपर्टी बिकती है यहाँ पे उन सब का आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि उस पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे है। अभी इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसे कहाँ से आए थे, Correct. वो आपके प्रीवियस ओनर को कैसे मिली थी, True. अगर उसको जैसे लिनिएज में मिली
उनके फादर ने दी, तो क्या उनके बाकी बच्चों का एनओसी है कि नहीं है? करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा हैसल हो गया कि सडनली लोगों को लग रहा है कि यार हमने तो स्टैम्प ड्यूटी दी, रजिस्ट्रेशन करी और उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी मेरी नहीं। पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इवन ये चीज़ कहता हूँ कि अगर इंडिया में हम आधार कार्ड को ब्लॉकचेन पे ले आए, पान कार्ड को ब्लॉकचेन पे ले आए, पासपोर्ट को ब्लॉकचेन पे ले आए, तो आप जो ये न्यूज़ सुनते हो ना कि किसी ने फेक पासपोर्ट बनाया, किसी ने किया, बंद हो जाएगा। पॉसिबल नहीं। आधार कार्ड फेक बनाना, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने इंडिया में ऐसे आपको दिखेगा कि बनाए हुए हैं, ये बंद हो जाएगा सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी ऑसम। सो जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक लेयर 1 बना, सबसे बड़ा लेयर 1 इथेरियम। तो ये लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास एक ब्लॉकचेन बनी हुई है, एक लेयर बना हुआ है, इसके ऊपर तुम आके डेप्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बिल्डअप करो। अब जो भी तुम यहाँ पे बिल्डअप करोगे वो एप्लीकेशन तुम्हारी, बट बस तुम लेयर हमारा यूज कर लो। इस लेयर क्या 3 काम होते हैं। ब्लॉकचेन का बेसिकली एक ट्रायलेमा होता है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। एक होता है उसका स्पीड, एक होता है उसका सिक्योरिटी, और एक होता है उसका एफिशिएंसी। तो भाई एक तो स्पीड ही होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है अभी ब्लॉकचेन में कि 3 में से ना 2 चीज होती है, एक नहीं होती कभी। इथेरियम पे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है, वही है। हाँ, तीनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। एक साथ नहीं आ सकती। तो इथेरियम पे क्या है, इथेरियम की स्पीड कम है, सिक्योरिटी मैसिव, स्टेबिलिटी मैसिव, एफिशिएंसी मैसिव, बट स्पीड कम है। सोलाना की स्पीड बहुत अच्छी है, बट बहुत बार वो कंजेस्टेड हो जाता है। तो अलग अलग लेयर 1 बने कि आप, ये हमारा लेयर है, इसके ऊपर आके एप्लीकेशंस बिल्डअप करो, इसके ऊपर आपके आप जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बिल्डअप करनी वो करो, वो लेयर 1 है। फिर होता है लेयर 2 जिसमें उन्होंने और थोड़ा एडवांसमेंट किया कि एक और लेयर बना दिया, उसके ऊपर फिर और एप्लीकेशंस बिल्डअप हो सकती है। तो लेयर 1 लेयर 2 नेसेसरी थे 2021 तक। 2025 में ये है कि इतने ज़्यादा लेयर 1 आ चुके हैं, कितनी ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक भाई हमें कोलगेट, 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की, तो 140 करोड़ की कोलगेट चाहिए। आपके पास अगर 700 करोड़ की कोलगेट पड़ी हुई तो इतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। वैसे ही लेयर 1 इतने ज़्यादा हो चुके हैं, लेयर 2 इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं है मार्केट को। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अभी लेयर 1 लेयर 2 ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। उससे बेटर आपको अगर सेफ, आपको फंडामेंटल्स अगर पढ़ने पसंद है तो एआई में जाओ। एआई का जेन्युइन यूज केसेस है। थोड़ा डिटेल करें एआई के जेन्युइन यूसेस। तो कैसे, मतलब कैसे इवैल्यूएट करते हैं, होता क्या है इन पर्टिकुलर कॉइन्स में? समझते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवीडिया की। एनवीडिया अभी वर्ल्ड की आई थिंक सबसे नंबर, हाँ, मतलब इन एसेट क्लास नंबर 2 हो गया आफ्टर गोल्ड। करेक्ट। अब एनवीडिया का मेन काम क्या है, जीपीयूज बनाना। तो अब क्या यूजुअली क्या होता है वर्ल्ड में, कुछ कंपनीज ऐसी जिन्होंने सेंट्रलाइज्ड, यानी कि अपने पास इतनी ज़्यादा एसेट, इतनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई है कि एंड ऑफ द डे तुम्हारा डेटा वो यूज़ करके खुद पैसा कमाता है। तो इन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बिल्डअप कर ली। जैसे कि एक 2 टोकन है, एक AKT आकाश नेटवर्क, दूसरा है रेंडर। ये दोनों डिसेंट्रलाइज्ड जीपीयू बनाते हैं, जीपीयू प्रोवाइडर से, बट डिसेंट्रलाइज्ड। यू नो द डिफरेंस बिटवीन दी कॉस्ट, आपको बताऊंगा ना कॉस्ट बहुत, इसका एक बहुत एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक। गूगल ड्राइव सब लोगों ने यूज़ किया होगा। अगर आप गूगल ड्राइव का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5,000 रुपये आसपास का पड़ता है कुछ। डिपेंड करता है कौन सा साइज ले रहे हो, बट हाँ आई थिंक मिनिमम भी आपको 2,500 पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आपको 2 प्रोजेक्ट है जिन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड ड्राइव बनाया, जिसका नाम है फाइल और आरव्यू। इन दोनों पे आप जाओगे तो आपकी कॉस्ट आएगी उससे 30%, यानी कि 2,000 रुपये की चीज़ आपको मिल जाएगी 600 रुपये में, 800 रुपये में। मतलब एक तरीके से आप इसको ऐसे मान लो कि आप रिटेलर से नहीं खरीद रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हो। हाँ, पहले क्या था कि एक कंपनी किसी को, अब यूट्यूब एड का एग्जांपल लेते हैं। अगर इस वीडियो पे यूट्यूब एड आ रही है तो यूट्यूब एड जो चला रहा है वो पर्सन कमाएगा, शायद यूट्यूब कमाएगा, एज अ व्यूअर किसी को बेनिफिट नहीं है। तो इन्होंने इसका दूसरा वर्जन बनाया जिसका नाम है ब्रेव ब्राउजर। इन्होंने क्या किया, गूगल क्रोम की जगह ब्रेव ब्राउजर बनाया कि तुम ब्रेव पे अगर तुम ऐड देखते हो तो उसका पैसा तुम्हें मिलेगा और उसके पास जाएगा, क्योंकि कोई डिसेंट्रलाइज्ड है। तो पहले एक कंपनी जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, वो लोग ज़्यादा पैसा कमाते थे। अब इन लोगों ने जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि डेमोक्रेसी टाइप, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इस तरह से कर दिया। Wow. इस तरह से काफी एप्लीकेशंस बन गई है। तो अभी एआई पे वापस आते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड जीपीयू का मतलब क्या है कि किसी के पास जीपीयूज पड़े हुए हैं और आप उसमें से छोटी स्पेस ले सकते हो, जैसे आप गूगल ड्राइव में लेते थे। एब्सोल्युटली। तो अब क्या हुआ, बड़ी कंपनी का पैसा सारा का सारा था वो हम दोनों के हाथ में आ गया। आपके पास जीपीयू पड़े हुए, मुझे वो चाहिए, तो जीपीयू का मार्केट प्लेस है AKT। आप वहां पे बोलो कि जीत मेरे पास 10 जीपीयू पड़ा है, एक एग्जांपल क्वांटिटी नंबर लेते हैं, मुझे 10 जीपीयू चाहिए, 10 आप मुझे दो, 10 आपको मिल जाएंगे। लेट्स सपोज मुझे आपको $100 पे करना है, तो $1 की 0.5 की इनकी फीस चली जाएगी, दैट्स इट। तो ये तो पैसिव इनकम का भी तरीका हो गया। एब्सोल्युटली, पैसिव इनकम में बहुत तरीके हैं क्रिप्टो में। मैं आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन मेरा वही था। ग्रेट। तो ओके, और कौन सा आपने एप्लीकेशन बताया? एआई में अगर हम देखें तो मैं 2 रेंडर और आकाश नेटवर्क दोनों का सेम काम है, जीपीयूज प्रोवाइड करते हैं। वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
फिर एआई के कुछ और अगर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको फाइल कॉइन बताया, फाइल कॉइन आरवी, हालांकि ये डी पिन्स बोला जाता है, DE पिन, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स, यानी कि फिजिकल जो भी चीज़ है उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने। लेट मी गिव यू वन नेम। आपने कार देखा है, कार का बहुत बड़ा मार्केट होता है। अब आपने चीज़ नोटिस की कि जब हमारी कार खराब होती है तो हमारे 50,000 रुपये का, 40,000 रुपये का बिल फटता ही फटता है। कभी ना कभी इंजन खराब होता है, कभी प्रॉब्लम होती है। व्हाट इफ अगर हम उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये खराब हो सकता है, तो अभी से यहाँ पे ऑयलिंग करवा लेते हैं, 300 में काम हो जाएगा, 30,000 रुपये का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे डिवाइस बने हैं। डीमो करके एक कंपनी है। सो ये कार रेंटल की भी एक कंपनी बनी है, नाम है उसका ऑटोज, क्रिप्टो ऑटोज। वो लोग क्या करते हैं, पूरा रेंटल कार का बिजनेस उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। तो पहले क्या था भाई, मेरी अगर रेंटल आज कार है, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, वो अपनी कमीशन रखेगा, फिर किसी पर्सन के पास पहुंचेगी। अब से तुम जाओ ऑटोज पे, आपकी कार आपको रेंटल देनी है तो आप डाल दो कि मुझे इस टाइम पे से इस टाइम पे ये रेंटल देना है, तुम नेगोशिएट कर लो वहीं पे। जो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन जाएगा वो ऑटोज के पास जाएगा, बाकी सब कुछ तुम्हारा। मैं ना आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, और ये ना बहुत सिंपल तरीका है सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड समझने का। देखिए गाइस, जो भी ब्लॉकचेन पे चलता है या जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का पार्ट है। जैसे मैंने कहा था, मैंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से उस पर अपनी सर्टिफिकेशन की। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या है कि जो पावर सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के पास थी, फॉर एग्जांपल बैंक होता है, बैंक आपसे मुझसे 6% पे लोन लेता है, आगे 15% पे दे देता है और 9% कमाता है। ठीक है, मुझे याद है मैं एक बार ना एयरपोर्ट पे था, आई थिंक बॉम्बे एयरपोर्ट था, मुझे बाहर जाना था और मैं डॉलर भूल गया। तो मेरे पास कुछ रुपीस थे। अब मैं गया और मैंने देखा यार डॉलर का जो रेट चल रहा है उससे बहुत कम डॉलर्स मुझे मिलने वाले हैं, और एयरपोर्ट पे तो बहुत महंगा होता है। और वहीं पे एक आदमी आया जिसको डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराना था। अब वो भी बेचारा दुखी हो गया देख के कि यार ये तो रेट बहुत ज्यादा मतलब हो रहे हैं। और उसी टाइम मैंने उसको साइड में लिया, मैंने बोला देख भाई, दोनों का नुकसान होगा, अपन अभी गूगल खोल लेते हैं, जो रेट दिखाएगा उस हिसाब से तू मेरे को दे देना, चल राउंडिंग ऑफ एरर कर देंगे, थोड़ी बहुत वो चलती है, कोई थोड़ा तेरे फेवर में थोड़ा मेरे फेवर में छोड़ देता है। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। करेक्ट, कि हमने बीच में एजेंट को यूज नहीं किया। मेरे पास रुपये थे, उसके पास डॉलर थे, नहीं तो हम दोनों एजेंट को अच्छा खासा मार्जिन बना के देते। हम दोनों ने डायरेक्ट काम कर लिया और हमें किसी एजेंसी के बीच में जरूरत नहीं पड़ी। आज अगर आपको उधार चाहिए, ठीक है, और मुझे मेरे पास पैसे हैं, तो हम अगर डायरेक्ट ये सौदा कर पाए तो वो भी एक काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, हमें बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। क्या होता है, जैसे आपने अगर कर लिया, अब ट्रस्ट का फैक्टर एक होता है। लोगों को लगता है कि यार मैं अगर इसको पैसा दूंगा और मैंने वो गूगल पे किया, ऐसा कुछ किया, वो पैसा लेके भाग गया, फिर कुछ ऐसा हो गया, तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज में एक चीज़ होती है, ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी चीज़ें बनती है। सो एंड ऑफ द डे इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो मतलब अगर तुमने उसको पैसे दिए, उसके तक पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं हुआ तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और सौदा कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होगा, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होगा। कोड नेवर लाई, कोड नेवर लाइज, हाँ, कोड झूठ नहीं बोलेगा। और प्लस क्योंकि कोड पीछे जाके चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक टर्म यूज होता है विच इज कहा जाता है कि बहुत सारे नोड्स होते हैं। करेक्ट। तो इनका का क्या यूज होता है पूरे ब्लॉकचेन में? तो ये ब्लॉकचेन पे टू बी वेरी ऑनेस्ट में टेक्नोलॉजी का इतना इन डेप्थ आइडिया नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूँ ब्लॉकचेन बनती कैसे। इनका है ना सिंपल कॉन्सेप्ट ये है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन वर्ड को तोड़ देते हैं, चेन से बने हुए अलग अलग ब्लॉक। एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको करी, वो एक ब्लॉक पे जाके फिट हो गई, दूसरी ट्रांजैक्शन उससे में जाके फिट हो गई, ऐसे 10 15 ट्रांजैक्शन आ गई, एक ब्लॉक बन गया। ऐसी ब्लॉक की बनी हुई चेन। अच्छी बात यह है कि इसको क्यों हैक नहीं किया जा सकता। ये बहुत क्वेश्चन होता है कि हैक क्यों नहीं होती। और ये आपको जो न्यूज़ आती है कि ब्लॉकचेन हैक हो गई, या फिर एक्सचेंज हैक हो गया, या फिर एक टोकन हैक हो गया, तो ये हैक कैसे होता है? अगर मैं बोलता हूँ ब्लॉकचेन हैक नहीं हो सकती, तो हैक नहीं होना चाहिए। उसको समझते हैं। हैकिंग 90% केस में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एरर से होती है। अच्छा, अगर आप आज को कोई बोलता है कि आपको कोई स्कैमर का फोन आता है, भाई पेटीएम पे 500 रुपये कर दे, तुमने अगर उस पर क्लिक किया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। इट्स ह्यूमन एरर। राइट। तो 90% हैक्स ह्यूमन एरर से होते हैं। किसी ने ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर दी, किसी ने कुछ और प्रॉब्लम किया। हैक बिटकॉइन कभी नहीं हो सकता। इथेरियम कैन नॉट बी हैक्ड। 90% चीज़ें हैक नहीं हो सकती। और कुछ चीज़ हैक हो भी जाती है ना, तो एथिकल हैकर्स बहुत सारे होते हैं जो एथिकल तरीके से हैक करते हैं। तो वो तो हेल्प करते हैं उन कंपनीज की उनको और बेटर सिक्योरिटी करने में। तो 90% हैक ऐसे होते हैं। बाकी कुछ हैकर्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली हैकिंग कर सकते हैं, बट वेरी रेयर। और उसका एक मस्त प्रोजेक्ट बना जिसकी मैं बात करूँगा, जिसका नाम है मोनेरो। सो कुछ लोग पूछते हैं जीत नेक्स्ट बिटकॉइन कौन सा बन सकता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। आई थिंक मोनेरो कैन बिकम नेक्स्ट बिटकॉइन। एंड मैं आपको कौन सा बताता हूँ मोनेरो का क्या होता है।
मोनेरो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा पैसा किसके पास क्या गया वो डिलीट कर देता है हिस्ट्री. इट मीन्स ब्लॉकचेन पे क्या सबको पता है कि अगर सर ने मुझे पैसा दिया तो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर गया, वो पब्लिक है. मोनेरो इज अ प्राइवेट ब्लॉकचेन. पाब्लो एस्कोबार का जो एम्पायर था ना, वो पूरा का पूरा $400 बिलियन का था. सारा ब्लैक मनी के ऊपर था. क्या होता है जब भी किसी के पास पैसा आता है ना, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बट हमें ये समझना पड़ेगा एज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कि भाई नेगेटिव अगर हम कुछ टाइम के लिए, इट्स लाइक भाई कोई दारू पीता है तो हम दारू पीने के लिए किसी को एंकरेज नहीं करते, बट उसकी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि लोग पी सकते हैं, उनकी ऐसी चीज़ है. ये वैसा टोकन है. जब तक मार्केट में हैकर्स है, जब तक लोग चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं से चुरा लें, एक्सचेंज हैक हो रहा है, तब तक मोनेरो चलेगा. क्योंकि हर एक पर्सन को है ना, ट्रांजेक्शन जब भी वो हैक करता है ना, उसको हिस्ट्री मिटानी है. अब वो कैसे मिटाएगा? क्योंकि लोग है ना पूरा ना ट्रैक करते रहते हैं. बहुत सारे बड़े बड़े आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं जो पूरी ब्लॉकचेन को ट्रैक करते हैं कि यहाँ से फंड यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया. वजरेक्स हैक हुआ था, पूरा फंड सारा का सारा चला गया मोनेरो के थ्रू. तो ये जो मोनेरो जैसे टोकन्स है ना, ये आपको बड़े एक्सचेंज पे मिलेंगे भी नहीं. तो आप ऐसे टोकन को होल्ड करो. फ्यूचर में एक अमीर आदमी को सर 2 चीज़ चाहिए. मैंने चीज़ें सीखी है. पहला, उसको चाहिए सिक्योरिटी. वो चाहता है भाई मुझे मेरी सिक्योरिटी रहे और मैं आराम से अपना काम करूँ, इसलिए हर एक पर्सन अपनी सिक्योरिटी चाहता है. दूसरा, उसको चाहिए कि पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं किसी को आंसरेबल ना रहूँ. मुझे सबको आंसर नहीं देना भाई क्या है कैसे है. क्योंकि आप अगर कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें करते हो ना, जो लोगों के लिए सही, लोगों के लिए कन्वेंशनल नहीं है, सही है, लीगल है, आपको 10 लोगों को जवाब देना पड़ेगा. तो वो लोग अपना पैसा हमेशा इस जगह पर स्टोर करते हैं जो बाकी लोगों को समझ नहीं आता. क्यों इतने सारे बिटकॉइन के ओजी वेल्स है जो आज भी आपके सामने नहीं है? आपको पता नहीं होगा आपके बाजू में किसी के पास 10,000 बिटकॉइन हो. यू नेवर नो. $10 बिलियन के बिटकॉइन हो, $15 बिलियन के बिटकॉइन हो. तो ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते लोगों के सामने आना. और हर एक पर्सन अमीर बनने के बाद थोड़ी अपनी सिक्योरिटी चाहता है, थोड़ी अपनी प्राइवेसी चाहता है. जब तक ये चीज़ चलेगी, मोनेरो चलेगा. वाह वाह, बाप रे, बहुत कुछ है भाई इस दुनिया में. बहुत अलग यूनिवर्स है. ओके, बीच में एक हमने ट्रेंड देखा था, जैसे हमने एक कॉइन ये कह लो या क्रिप्टो कह लो, जो भी कह लो, उसको गारी चिंगारी, एंड सलमान खान उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे. और अब मैं उसके बारे में कुछ सुनता नहीं हूँ. तो ये जो हाइप्ड अप कॉइन्स हैं जो खासकर सेलिब्रिटी ड्रिवन होते हैं, तो क्या ये भी मीम कॉइन जैसे हैं या मतलब इनमें कुछ और वैल्यू क्रिएट होती है? सेलिब्रिटी बेस्ड टोकन को कभी यूजुअली बाई नहीं करना चाहिए. उसके 2 रीज़न है. अभी जो किम कार्दाशियन है, उसने आज से कुछ 2 साल पहले $2.5 लाख उसको मिले थे एक टोकन को प्रमोट करने के लिए. इथीरियम करके कुछ नाम था उसका टोकन का. इथीरियम के पीछे कुछ था वर्ड. उसको भी यूएस गवर्नमेंट ने पेनल्टी दी $1.3 मिलियन की. द रीज़न इज़ कि अगर सेलिब्रिटी करते हैं ना, क्योंकि पता है क्या है, एंड ऑफ द डे हर एक पर्सन को बेचना है आम इन्वेस्टर को. हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक इन्वेस्टर एंड में एक आम इन्वेस्टर तक पहुंचना चाहता है, बेचना चाहता है. तो यूजुअली सेलिब्रिटी टोकन्स पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. आज तक एक भी सेलिब्रिटी का टोकन हिट नहीं है. नन, लिटरली जीरो. लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, इवन लाइक एवरी सिंगल सिंगर, जो भी म्यूजिशियंस है, सिंगर्स, उन्होंने सब लोगों ने 2021 में खुद के टोकन्स एनएफटीज लॉन्च किए थे. अमिताभ बच्चन साहब ने एनएफटी खुद का लॉन्च किया था. सनी लियोनी ने अपना एनएफटी लॉन्च किया था. मल्टीपल लोगों ने, इवन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो में, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए थे. ये भी आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो. सो इन सब में प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली क्या होता है, ये लोग पैसा कमा लेंगे, एंड में लिक्विडिटी नहीं रहेगी. क्योंकि आपको पैसा उन जगह पे लगाना चाहिए जो सस्टेनेबल हो और जो कंटिन्यूस चलने वाला है. एक्टर की फील्ड ऐसी है जहाँ पे 1% सक्सेस रेशियो होता है. आप अगर देखो कि शाहरुख खान साहब को लोग भाई 5 साल 7 साल गाली देंगे जब तक उनकी फिल्म सारी की सारी फ्लॉप हो रही है. एक हिट होगी, सब लोग अचानक उसके ऊपर वो आ जाएंगे. तो उस टाइम पे यूजुअली लॉन्चेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो पैसा ज़्यादा बनाएंगे. अगर उसके बाद उनकी 2 फिल्म खराब हो गई ना, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और एंड ऑफ द डे वो पैसा नहीं बना पाएंगे. नेवर इन्वेस्ट इन सेलिब्रिटी बेस्ड टोकन्स. आई विल टेल यू समथिंग. एक कंट्री है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाइजीरिया या फिर कोई एक कंट्री का प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बीच में टोकन लॉन्च किया था, लिब्रा. टोकन नाम है लिब्रा. लॉन्च किया उन्होंने और लॉन्च करके उनको डंप कर दिया. नेक्स्ट डे उनका ट्वीट आया कि मेरा प्रोफाइल हैक हो गया था. और उसको एक पर्सन ने एक्सपोज किया था, उनको नहीं, पूरी इकोसिस्टम को, कि आज के टाइम पे क्या कर रही है सारे के सारे क्रिप्टो वाले. सब लोग जानते हैं क्रिप्टो में लोग हैवी पैसा लगाते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप है ना, मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेचता हूँ,
टोकन लॉन्च करते हैं दोनों मिलके, 50% तुम्हारा 50% मेरा। हम्म, आज लॉन्च करो, कल पैसा आएगा, एक दिन बाद बोल देना मेरा ट्विटर हैक हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, और लेके चले जाते हैं। आपको सेलिब्रिटी बेस्ड टोकन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट है, और मेरी ऑडियंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो है पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द क्रिप्टो मार्केट्स, करेक्ट। सो सबसे पहले एफडी सब लोगों ने करी होगी। अब आप अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो, और एफडी की जगह अगर आप जो एफडी आप करना चाहते हो, सपोज आपको 10 लाख रुपए की एफडी करनी है, उस 10 लाख रुपए का बाय कर लो यूएसडीटी, ओके, यूएसडीटी अदर। अब आप उसको डाल दो बाइनांस एक्सचेंज पे, या फिर बाईबिट पे, या फिर अदर एक्सचेंज पे, और उसको 1 साल के लिए छोड़ दो। आपको उसका 10% अच्छा, एपीआर मिलेगा। ओके। 10% एपीआर मतलब एनुअल परसेंटेज रेट और एनुअल परसेंटेज यील्ड, मतलब मोटा मोटी ब्याज। ब्याज आपका। तो 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए अगर आपने लगाए, तो आपको बैंक के एफडी में मिलेगा 60,000 रुपए, यहाँ मिल जाएगा 6% पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है। और एंड ऑफ द डे ये तो तुमने तब जब स्टेबल यूएसडीटी में लगा दिया, बट इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका इसमें पहला। रिस्क एलिमेंट क्या है फिर? इसमें रिस्क एलिमेंट ये है कि यूएसडीटी भी एक तरह से क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है ये एक, और ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर यूएस डॉलर से बैक्ड ये यूएसडीटी बनाया गया है। जैसे पहले लूना आया था, आपको पता होगा, लूना का बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, तो उसका एक टोकन था यूएसटी, वो क्रैश हो गया पूरा का पूरा। तो 99% केस में वो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ये रिस्क रहता है कि अगर यूएसडीटी क्रैश हो गया, तो कुछ बहुत बड़ा सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम हो गया, तो आपका पैसा वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, बाकी लगभग कोई रिस्क नहीं है। ओके दूसरा पैसे सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो सकता है स्टेकिंग। ओके। जैसे मान लेते हैं आपने बिटकॉइन बाई किया, आप एक्सचेंज पे जाके उसको स्टेक कर दो, आपको 1.5-2% बिटकॉइन को रिटर्न मिल जाएगा 1.5-2% महीने का, ईयरली। अच्छा, ईयरली, ओके। प्लस बिटकॉइन का जो गेन है वो मेरा गेन तो है ही, वो है ही। क्योंकि बिटकॉइन है ना प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक है इथेरियम। तो आप इथेरियम को स्टोर कर दो, आपको ईयरली मिल जाएगा 8 से 10%। आप सोलाना को स्टेक कर दो, आपको मिल जाएगा 10%, 12%। कुछ टोकन्स में हो जाता है 20%, 22%, 25%, जो माइन कर सकते हैं ना जिन लोगों को, उसमें ज़्यादा वो होता है रिवॉर्ड। तो ये आपका हो गया एक स्टेकिंग से रिवॉर्ड मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है, स्टेकिंग अगर आप करते हो ना, तो आपको रिवॉर्ड 2 तरीके से मिलता है। प्राइस अप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, दूसरा जो आपको 10% हो रहा है ना, ये आपको अमाउंट पे नहीं मिलता है, आपको टोकन पे मिलता है, उसी कॉइन पे मिलता है। उसी कॉइन पे। मतलब मान लेते हैं कि मैंने लेट्स सपोज एक टोकन पोल्का डॉट को 100 रुपये का पोल्का डॉट का प्राइस है, मैंने उसको स्टेक किया, मैंने लगा दिया उसमें 1 लाख रुपए। तो अब मुझे 100 पोल्का डॉट है, उसके ऊपर अगर 10% मिलता है, तो मेरे पास 100 की जगह 110 पोल्का डॉट हो जाएगा। समझ गए। और अगर पोल्का डॉट की प्राइस 100 की जगह 500 रुपए चली गई, तो मुझे 110 पोल्का डॉट पे 500, क्योंकि मैंने जो करेंसी में डाला वही करेंसी मुझे मिलेगी। काफी जगहों पे जैसे इंडिया में ये होता है कि लोग है ना गोल्ड को जूलर को दे देते हैं, करेक्ट, और जूलर उनको 1% इंटरेस्ट देता है महीने का। ट्रू। तो वो 1% इंटरेस्ट भी गोल्ड में ही देता है, वो पैसों में नहीं देता, पैसों में नहीं देता। करेक्ट, ग्रेट। एग्जैक्टली एक दूसरा तरीका आपका हो गया जो स्टेकिंग होता है। और मल्टीपल तरीके हैं इसमें। आपके पास अगर फंड पड़ा है, तो आप DeFi पे, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में, अगेन स्टेकिंग पे लोगों को आप उधार दे सकते हो, लैंडिंग बोरोइंग कर सकते हो। थोड़ा हाई रिस्क होता है, बट अगेन क्रिप्टो इज रिस्की, तो आप लैंडिंग बोरोइंग कर सकते हो। आवे करके एक प्रोजेक्ट है, कंपाउंड करके एक प्रोजेक्ट है, ये सब आपके लिए लैंडिंग बोरोइंग का है। सबसे अच्छा अभी चल रहा है जहाँ पे स्टेकिंग के लिए लीडो, इथेरियम का स्टेकिंग सबसे ज़्यादा लीडो के ऊपर होता है, LDO करके उसका टोकन है। तो ये 3-4 तरीके आपके लिए पैसिव इनकम कमाने के। इसके अलावा अगर आपको फ्री इनकम चाहिए, विच इज़ नॉट पैसिव इनकम, आपको पैसा लगाना ही नहीं है, आपको मुझे मेरे पास 0 पैसा है, अगर मैं पैसा कमा सकता हूँ, यस, उसको बोलते हैं एयर ड्रॉप्स। ओके, आप एयर ड्रॉप सेंड कर सकते हो, और एयर ड्रॉप में सर जो पैसा बनता है, आई हैव अ फ्रेंड जिसने अभी एक टोकन है जिसका नाम है हाइपर लिक्विड, जिसका टोकन है हाइप। उसने उसको मिंट करके, यानी कि उस पर उसने फ्री ट्रांजेक्शन्स करके, फिर थोड़ा बहुत पैसा उसी से आता है, फिर $10 का पे ट्रांजेक्शन करके उसने 54,000 हाइपर लिक्विड के कॉइन मिंट किए थे 2 साल में। हाइपर लिक्विड का प्राइस अभी चल रहा है $40, उसके पास 50,000 कॉइन है, 50,000 कॉइन। तो ये एयर ड्रॉप्स को थोड़ा और डबल क्लिक करते हैं, ये कैसे आज हमारे यूजर्स को अवेलेबल हो सकते हैं, क्या स्टेप्स होंगे, कैसे किया जाएगा? तो गूगल पे अलग अलग वेबसाइट होती है जो आपको बताएगी कि एयर ड्रॉप्स कहाँ आ रहा है। एयर ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करनी है जिसका नाम है जीत ब्लॉकचेन। तो अब मैं ब्लॉकचेन को मार्केट में लाऊंगा, तो मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पैसा लगाने से बेटर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम आके मेरी ब्लॉकचेन को टेस्ट करो, फ्री में टेस्ट करो। स्टार्टिंग में तुम फ्री में ट्रांजेक्शन करो, तुम्हारा कोई गैस फी नहीं लगेगा, कुछ तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगने वाला, तुम ट्रांजेक्शन करो फ्री में।
जितना तुम ट्रांजेक्शन करोगे उसका कुछ हमें तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। जैसे मैं अगर पेटीएम पे ₹1,00,000 का ट्रांजेक्शन करता हूँ, मुझे ₹100 का रिवॉर्ड मिलेगा, कैशबैक एक तरीके से। कैशबैक टाइप से। अब ये कभी कभी फ्री होता है, कभी पेड होता है, और पेड भी बहुत सस्ता होता है कि ट्रांजेक्शन करने का गैस पे आपका $1 लगता है, $2 लगता है, 100-200 रुपए का। आप जितनी बार ट्रांजेक्शन करोगे आपके रिवॉर्ड बढ़ते रहेंगे। और जिस दिन वो टोकन लॉन्च होगा, क्योंकि वो देखेंगे कि भाई क्या मोमेंटम है, क्या मार्केट में हाइप है। अब उनको पता चल गया भाई हाइप इतनी है, वो टोकन लॉन्च कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग पे टेस्ट किया था उन सबको एयर ड्रॉप देते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, फ्री मार्केटिंग हो गई। जितने लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा वो सब लोग डालेंगे कि हमें इतने का एयर ड्रॉप मिला, हमें इतने का मिला, बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है भाई, देखो देखो, तुम भी देखो। और दूसरा, एयर ड्रॉप के ऊपर भी ये लोग कमीशन देता है, यानी कि मैंने मेरे रेफरल लिंक कर किसी और को दी कि तुम भी एयर ड्रॉप हंट करो, उसके भी मुझे एयर ड्रॉप का वापस कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो फ्री तरीका है, या फिर 100 रुपये आपको डालने पड़ेंगे। फ्री वाले भी बहुत सारे हैं। 100 रुपए तो डाल ही 100 रुपये तो डाल ही सकते हो यार। तो ये आप एयर ड्रॉप हंट कर सकते हो। Okay. इस पे लास्ट टाइम पे रिवॉर्ड बहुत, अभी तो पाई नेटवर्क बहुत लोगों ने पाई मैं करके, आने वाला था। ये हाँ। पाई का क्या क्रेज था? सो पाई पे बहुत लोगों ने मिंट किया था पाई को। तो फ्री में होता है ये सारी चीज़ें। फिर टैप एंड अर्न आया था, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बने, लोग टैप करके अर्न कर सकते। तो इनका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में पहले ऑडियंस बनाओ, ऑडियंस एक बार बन गई फिर चीज़ों को लॉन्च करो, तो हाइप अपने आप बन नहीं जाती है। एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ मार्केटिंग। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये तब करो जब आपके पास अभी कोई जॉब, बिजनेस या चीजें टाइम, ना बहुत टाइम हो, टाइम आपके पास इट्स लाइक अ जॉब। हाँ, और एक आधा चमका तो चमका, नहीं चमका। अगर आपको मैं ऑनेस्ट एडवाइस दूं, अगर आपके एक जॉब या बिजनेस कर रहे हो ना, माई ऑनेस्ट एडवाइस टू यू, फोकस ऑन अ जॉब एंड बिजनेस। ये मत करो। ये तो एयरड्रॉप तो भूल ही जाओ। क्रिप्टो में भी क्या करो, लगा दो पैसा और 4-6 महीने तक भूल जाओ, बार बार उसको देखते मत रहो। मैंने ना मेरी कम्युनिटी में एक चीज़ नोटिस की। सो लकीली मैंने बहुत अच्छा पैसा बना पाया, मैं ऊपर वाले की दया होगी। मैंने जितना पैसा बनाया ना, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया। तो हम सर्वे करते हैं, हमारी कम्युनिटी में फीडबैक्स लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैंने एक्चुअली देखा कि जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया उन्होंने गलती क्या करी पता है? क्योंकि वो है ना, ऊपर नीचे की मूवमेंट झेल ही नहीं पाते। क्रिप्टो में यह है कि आपका 50-70% कभी भी क्रैश हो जाएगा भाई, कभी भी क्रैश हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो स्टॉक में भी क्रैश हो जाता है ना सर। फेसबुक का स्टॉक 1.5 साल में 75% क्रैश हो गया था, राइट। सो जो लोगों ने पैसा कमाया उन लोगों ने 4-5 महीने तक, 7 महीने तक देखा ही नहीं है। जिन्होंने नहीं कमाया उन्होंने पहले महीने देखा कि प्रॉफिट बन रहा है, आए, एक बार लॉस हुआ, निकल गए मार्केट से बाहर, 2-3 बार और प्रॉफिट देखा, फिर आ गए। ये तो अक्रॉस बोर्ड है, म्यूचुअल फंड्स ले लो, कहीं रियल एस्टेट, गोल्ड, हर जगह यही होता है। सो इफ यू want to make money with crypto, you need money. Crypto is not a source of income. It will help you to create net worth. And it still cannot be more than 5 to 10% of your investment. Never 5-10% ऊपर होना ही नहीं चाहिए। और लोन लेके तो जिंदगी में कभी मत करना। लोग मेरे पास आते हैं, भाई मैं 50,000 रुपए किसी से उधार लेके डाल दूं। मैंने कहा उधार छोड़ दे, तो और निकल जाए यहाँ से। सो कभी भी उधार लेके नहीं। नेटवर्थ बनाने के लिए आपका क्रिप्टो को आप स्टॉक की तरह ही देखो। कम पैसा लगाओ, थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, बट अगर आप ये बोल के आओगे कि जितने 100 रुपये लगा के 10 करोड़ रुपए बनाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। SIP करो, सबसे बेस्ट तरीका SIP करो। मैंने भी देखा था बिटकॉइन का SIP ने 75-76% का IRR दिया 10 साल में। 10 साल में। पर उस बीच में भी ना जीत ऐसे गया, ऐसे आया, तो वो वॉलेटिलिटी झेलने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना। उस टाइम फिर हाथ मत लगाओ उसको, दूर रहो उससे। बिल्कुल। तो मैं ना मेरे स्टूडेंट्स को एक एडवाइस करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हो, आज लगाओ, 5 मिनट तक आपकी नोटिफिकेशन ऑन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नोटिफिकेशन ऑन है तो आपको दिखेगा 5% डाउन चला गया, 10% डाउन चला गया, तुम इम्पल्सिव डिसीजन लोगे। मैं आपको एक बैक टेस्ट डेटा जो कि वेरीफाइबल मेरा PNL है क्रिप्टो पे, मैंने बिंगेक्स पे कॉपी ट्रेडिंग किया था, लोगों के सामने ट्रेड किया था। आई मेड 100% इन 70 days. आफ्टर दैट आई लूज 70% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन जस्ट 2 days. Why was that so? बिटकॉइन मैं शॉर्ट करके बैठा था एंड मैंने 70% लगा दिया था। मैं ऑलमोस्ट श्योर था, और 2 बड़ी कंपनीज बाइनेंस और विंटरम्यूट ने मार्केट को पंप कर दिया। और हर एक बड़ा HNI शॉर्ट में था और इन्होंने पंप करके खींच दिया। तो क्रिप्टो में होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि HNIs जो होते हैं, कबाल नेटवर्क्स होते हैं, वेल्स होते हैं, वो सोचते कैसे हैं। दैट्स हाउ आपको देखो, ये सब समझने के लिए, जानने के लिए और कुछ स्टेप्स लेने के लिए, क्रिप्टो को समझने के लिए, कौन सी वो 5 से 6 वेबसाइट्स है जिसके अलग अलग पर्पसेस है? सबसे पहले लेते हैं एकदम इजी वेबसाइट जिससे आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। अगर आपको मीम टोकन के लिए चाहिए तो सबसे पहले डेक्स स्क्रीनर पे चले जाओ, जहाँ से आपको मीम टोकन के बारे में, लिक्विडिटी उसमें कितनी है, लिक्विडिटी लॉक्ड है कि नहीं है, कितने लोगों के पास कितना
टोकन है वो सब कुछ समझ आ जाएगा। दूसरी वेबसाइट अगर हम थोड़ा एडवांस में जाके अगर इसको सीखना चाहे तो अगर आपको लिक्विडिटी देखनी है कि कौन कहाँ पे कितना पैसा लगा के बैठे, तो देयर इज अ साइट, आप सिंपली कॉइन ग्लास सर्च कर लो। कॉइन ग्लास। कॉइन ग्लास पे आपको दिखेगा लिक्विडेशन हिट मैप। यहाँ क्या होता है, आपको दिखाई देता है कि बाइनांस के ऊपर अगर बिटकॉइन जाता है 1,11,000 पर, तो $70 मिलियन लगभग लिक्विडेट होंगे मार्केट में। तो यूजुअली क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता ही है वो, क्योंकि HNIs हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। तीसरी वेबसाइट जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ जिसका नाम है GMGN, ओके। गुड मॉर्निंग गुड नाइट, मतलब ऐसा नाम है, GMGN.ai। GMGN से मैं वेल्स को ट्रैक करता हूँ। Okay. जितने भी वेल्स होते हैं उन सब का आप अगर GMGN पे एड्रेस जो होता है वो डालोगे, आपको सब चीज़ दिख जाएगी, उसने कब क्या बाई किया, आधे मिनट पहले क्या बाई किए, और सबसे नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लोगों को सिखाया भी है, आप उनको फ्री में कॉपी कर सकते हो। आप टेलीग्राम का बॉट होता है जिसका नाम है ट्रोजन बॉट, TROJN ट्रोजन बॉट, उसके थ्रू आप उस वेल का एड्रेस पे डाल दो। जैसे वेल के पास लेट्स सपोज है 100 सोल, आप डाल दो आपके पास से 1 सोल फॉर एग्जांपल, आप लिख दो कि जो वेल बाय करेगा उसका 1% मेरा बाइंग होना चाहिए। एक बार दबाओ तो जब तक स्टॉप नहीं करोगे बाइंग सेलिंग सब होता रहेगा। ओह ओके। इतना ऑटोमेशन आज के टाइम पे आ चुका है। वाओ, मतलब एकदम शेमलेस कॉपिंग है। सेमलेस कॉपिंग। सो मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग क्रिप्टो मार्केट को नहीं जानते वो लोग हमेशा क्रिप्टो मार्केट में लॉस करते हैं। जो लोग क्रिप्टो को टेक्नोलॉजी की तरह देखते वो लोग कभी कभी प्रॉफिट करते हैं, कभी कभी लॉस करता है। लेकिन जो क्रिप्टो को बिजनेस की तरह देखते हैं वो लोग कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करते हैं। और अगर आप पहली बार क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे बेसिक है कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको, जहाँ पे आपको टोकन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मार्केट कैप क्या है, कितना वॉल्यूम है, कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आप सीधे अपने प्ले स्टोर से, आप ये भी आराम से कर सकते हो। ग्रेट यार, ये तो आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई थिंक ओवरऑल जो आपने डिस्कशंस आज की है उससे एक फील समझ आ गया कि है क्या क्रिप्टो, और आपने वही बताया ये मनी मिंटिंग मशीन नहीं है, ये एक एसेट क्लास है। करेक्ट। और इस एसेट क्लास का एक पोर्शन आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होना चाहिए। True. उसमें भी 2 लेवल्स है, सेफ वाले हैं और मीम्स हैं। मीम्स है। अब उसमें भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से, Choose हम हमेशा कहते हैं अपने स्वाद अनुसार आपने जो है आप मीठा और ये खाइए। अब कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ, Done. रैपिड फायर क्विक फायर क्वेश्चंस होते हैं, Done. ठीक है। तो पहला है, एक्सप्लेन क्रिप्टो टू मी एज इफ आई एम 10 years old। आपने व्हाट्सएप यूज़ किया है? जी। व्हाट्सएप पे आप चैट में सबसे टॉप पे चले जाओ, वहाँ पे लिखा होगा आपके फोटोज़ और आपके वीडियोज़ आप तक सीमित रहेंगे। यही वर्ड है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब मैं अगर आपको ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ तो हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। ये है सिंपल क्रिप्टो। ओके ग्रेट। योर कॉस्टलीस्ट क्रिप्टो मिस्टेक। आई लूज 54 लाख रुपीज इन जस्ट वन टैप। मैंने एक गलती से एड पे टैप कर दिया ट्विटर पे, आई लूज 54 लाख रुपीज। 54 लाख जितना हम कमाने का सोचते हैं उतना ये गवा के बैठे हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी तो। अच्छा, नेक्स्ट, ऑल्ट कॉइन वर्सेस बिटकॉइन, ओनली वन यू कैन सिलेक्ट। ऑलवेज बिटकॉइन। ऑलवेज बिटकॉइन, ठीक है। मोस्ट अंडररेटेड इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर। मी। चलो ग्रेट। योर इन्वेस्टिंग सुपर पावर। आई एम वेरी पेशेंट, आई कैन हैंडल माई लॉसेस, एंड सबसे अच्छी बात है मैं किसी भी मार्केट में बहुत ही ओपन खेलता हूँ। आई डोंट ब्लेम एनी वन। अगर मैं लूज़ करता हूँ मैं किसी को कभी ब्लेम नहीं करूँगा। अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो मैं किसी और को दे दूंगा कि भाई इसकी वजह से हुआ है या उस तरह से। अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से कमाना है ना, नंबर 1 ब्लेम गेम छोड़ दो, नंबर 2 खुद इस मार्केट में घुस के चीज़ों करने की कोशिश करो। आई एम लकी इनफ कि मुझे मौका मिला इस मार्केट में एक काम करने का, एंड मैं दुबई आके मैंने काफ़ी चीज़ें नई नई सीखी इस मार्केट में जो लोग नहीं जानते थे। तो आई थिंक दिस वन ऑफ माई लक, एंड ये मेरी खासियत है। वन आहा मोमेंट ऑफ योर लाइफ कि यार अपन तो बन गए एकदम, अब साला मैं तो सांप बन गया। सो मैंने एक टोकन था, मैं रात को बाई करके मैंने जैसे बाई किया आधे घंटे में वो 2x हो गया। इनिशियल्स मैंने आउट कर दिया और मैंने $1000 आसपास इन्वेस्ट किया तो $2000 हो गया, मैंने 1000 निकाल दिया। सुबह जब उठा तो 45 गुना हो गया था, 45 टाइम्स, $45,000। बट मैं जब उठा कुछ टाइम के अंदर मैंने बेचा नहीं, वो टोकन डंप हो गया, जीरो। देखो भाई, इतनी वॉलेटिलिटी झेलने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू हेट ऑन सोशल मीडिया? आई लव हिट। आई जेन्युइनली थिंक कि हेट होना ही चाहिए। अगर आप जो करते हो सबको पसंद है, कुछ गलती कर रहे हो। एंड सी माई वर्क इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं क्रिप्टो लोगों को समझ नहीं आता है।
सो जब तक मेरे पास हिट आ रहा है ना, मुझे पता है मैं सही डायरेक्शन में हूँ। हम्म, एंड दूसरा चीज़ नोटिस की है कि जो आपको हिटर्स होता है ना, वो यूजुअली वो लोग होते हैं जो आपसे बहुत नीचे और आपके पास कभी पहुंच नहीं सकते। हम्म, जो मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मेरे साथ चीज़ें सीख रहे हैं ना, मैंने किसी को भी आज तक ये नहीं देखा जिसके पास पैसा ना, मैंने कभी उसको हिट करते हुए नहीं देखा। आई डोंट नो व्हाई। मिडिल क्लास पीपल हर बार हिट करते हैं, रिच पीपल नेवर हिट। आप कभी मुझे बताओ, किसी रिच पीपल ने आपको कभी किसी भी अमीर बंदे ने हिट करते हुए देखा? कि कोई हमारे ग्रुप में हो सकता है, फिर कोई हमसे अमीर बंदा को भी आपने हिट करते हुए देखा? दे नेवर हिट। हम्म। सो आई थिंक हिट इज नेसेसरी। आई लव दैट। इसमें मैं दो बातें बताऊंगा। एक तो जो आप रिच की बात करो, आई थिंक यू आर टॉकिंग रिच माइंडसेट। यस। तो रिच माइंडसेट के लोग ना सीखते हैं, चीखते नहीं है। ठीक है, नहीं है करेक्ट। दे विल नेवर शाउट, दे विल ओनली लर्न। और एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी पे शाउट कर रहे हैं, एक्चुअली आप उस पर नहीं, अपने आप पे शाउट कर रहे शॉट कर हैं, रहे क्योंकि आप इतने बेबस हैं हैं। कि आप सीख ही नहीं पा रहे हैं वो चीज़ को। करेक्ट। तो आप जो भी हैं, देखिए बहुत ईजी है, बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, जैसे गौतम बुद्ध कहते थे कि जब आप चिल्लाते हो तो इट्स होल्डिंग लाइक कोल इन योर हैंड, करेक्ट। तो आप ही का हाथ जलेगा। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, होपफुली अब लोग हेट ना करें ज़्यादा। तो मुझे कर सकते हो। ओके, इफ यू लूज एवरीथिंग टुडे, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट, मैं ऐसी मार्केट चूज करना प्रेफर करूंगा जो नई हो, जिसको लोग स्कैम कह रहे हो, बिकॉज दैट्स हाउ आई कैन क्रिएट वेल्थ। सो आई हैव वेरी सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको पैसा बनाना है, चूज ऐसी मार्केट जो बहुत ही हिटेड हो। अगर आपको पैसे को स्लोली कंपाउंड करना है, चूज मार्केट जहाँ पे सब लोग अवेलेबल है, थोड़ा बहुत हिट है। अगर आपको पैसे को स्टोर करना है, वो जगह पे करो जहाँ पे हर एक पर्सन करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, स्टॉक्स एंड गोल्ड। गोल्ड। ओके, नेक्स्ट बिग ऑल्ट कॉइन। आई थिंक मोनेरो, मोनेरो। एक्सएमआर। परफेक्ट। आपको लगता है कभी इंडिया क्रिप्टो को अडेप्ट करेगा? 100% करेगा। सो इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट। इवन आप देखो तो हम इंडिया में कुछ भी कहें, बट इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे जो ब्लॉकचेन को काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। इंडिया में इतनी बड़ी बड़े, आपको पता है क्रिप्टो के टॉप के 10 प्रोजेक्ट्स में 2 प्रोजेक्ट्स हमारे थे एक टाइम पे। सोलाना के फाउंडर में एक इंडियन फाउंडर है, पॉलीगन के फाउंडर जो टॉप 10 पे था उसका इंडियन फाउंडर है। एंड दिस गाइज आर बिलियनियर नाउ, राइट? सो इंडिया क्रिप्टो को बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। द प्रॉब्लम विथ इंडिया राइट नाउ इज कि अभी इंडिया में है ना, ज़्यादा लोग एडुकेटेड नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, गवर्नमेंट का गोल होना चाहिए, जो होता ही है कि पहले लोगों को बचाना, ना कि कमा के देना। तो फर्स्ट सेविंग इज द गोल ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए वो आपको कहते हैं कि आप एफडी करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। आपको गवर्नमेंट का कभी ऐसा डेटा नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे भाई तुम स्टॉक्स में लगाओ। सो क्रिप्टो को जब तक थोड़े बहुत स्कैम्स को ट्रैक करना नहीं वो हो जाता, तब तक इंडिया में आएगा नहीं। बट 100% मैं श्योर हूँ कि पाकिस्तान में आ चुका है, तो इंडिया में तो आना ही है। Okay, big statement. Okay, next is 3 series on Netflix or Amazon to know Bitcoin more. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरीज में उसके जाने की ज़रूरत है, मेरी 3 सीरीज देख लो। सो फर्स्ट थिंग, आप जेनुअनली बिटकॉइन समझना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, वो आप देखो। मैंने पूरा बिटकॉइन समझाया है। मेरे ही यूट्यूब पे जाके आप क्रिप्टो कोर्स सर्च कर लेना, उसमें मैंने पूरा बिटकॉइन का मैकेनिज्म बताया 1 घंटे तक कि बिटकॉइन एग्जैक्टली चलता कैसे है। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और तीसरा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव समझना है ना, तो आप है ना, मैं आपको कुछ लोग दिखाता हूँ यूट्यूब पे ही जो आपको बहुत अच्छे से बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो समझाएंगे। उसमें आप मैं फॉरेनर्स को, कुछ लोगों को देखता हूँ जो मुझे काफ़ी सही लगते हैं। सो नंबर 1 आई थिंक एलेक्स बेकर, देयर इज़ अ गाय जो क्रिप्टो को काफ़ी अच्छी तरीके से बताता है, साफ साफ बोलता है इट्स सुसाइड, फाइनेंशियल सुसाइड क्रिप्टो। बट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें समझनी है। टेक्नोलॉजी वाइज नहीं, इन्वेस्टमेंट वाइज कह रहा हूँ। टेक्नोलॉजी वाइज मैं आपको बता दूंगा, आप वीडियोस देख सकते हो उसमें। Perfect. Maximum loss in a crypto scam या फिर exchange bust? एक्सचेंज में तो 28 लाख वजीरेक्स पे गए। एक स्कैम मेरा हो गया था एक प्रोजेक्ट में, जहाँ पे मैंने कुछ 100 के इन्वेस्ट किए थे और वो लॉन्च ही नहीं होने वाला। Okay, 100 के क्या दिरहम? 100 के डॉलर्स, 1 करोड़ रुपए। Okay, wow. सो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने है ना पैसा क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा कमाया है। मैंने 20 करोड़ रुपए आसपास मैंने कमाया होगा, अगर मैं लॉस काउंट ना करूँ तो। उसमें से 10 करोड़ मैंने गंवाए हैं। तो अगर आप एब्सोल्यूट गिनो तो मैं बोलता हूँ मेरे 10 करोड़ 9 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जो कि बहुत ऊपर नीचे होता है, 50% कभी ऊपर नीचे चला जाता है, बट लॉस इसमें होता है। और ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, आपको लॉस लेना पड़ेगा वरना आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। इट्स वेरी रिस्की। हम कहते हैं कि अगर बाजार में आप लाल नहीं देख सकते तो आप हरा डिजर्व नहीं करते। डिजर्व नहीं करते। Okay, which countries have adopted crypto officially? यूएसए, एल सल्वाडोर,
आई थिंक भूटान ने भी काफ़ी लेवल पे अडॉप्ट कर लिया है एंड जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सब जगह पे है, यूएस की हर जगह पे क्रिप्टो अडॉप्ट हो चुका है। पाकिस्तान अडॉप्ट क्रिप्टो, इंडिया जल्दी करेगा। क्रिप्टो ईटीएफ्स जैसे मैंने देखा US में जीएलडीसी करेक्ट। ग्लोबली आ गया है, तो आपका व्यू क्या है क्रिप्टो ईटीएफ्स पे? इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और आपको चाहते हो कि जीत मेरे पास एक सस्टेनेबल तरीके से चीज़ें चलती रहे, तो ईटीएफ्स इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर ऐसे हो जो चाहता है कि जीत मुझे ज़्यादा पैसा कमाना, ईटीएफ में आपका पैसा बहुत बड़ा नहीं बन सकता। पर एसआईपी कर सकते हो आप। एसआईपी उस पे कर सकते हो, और अगर आपको बड़ा बनाना है तो आपको ऑल्ट कॉइन पे जाना पड़ेगा, मीम कॉइन में जाना पड़ेगा विथ रिस्क। एंड उस पे अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो आप ईटीएफ, और इवन ट्रम्प ने स्टेटमेंट रिसेंटली दी थी, मैं श्योर नहीं हूँ कि वेरीफाई हुई है कि नहीं है, बट ट्रम्प ऐसा बोल रहा है कि हर एक पर्सन का पैसा 5% तो बिटकॉइन में जाएगा ही जाएगा। राइट। ग्रेट जीत, आई थिंक दैट्स ऑल आई हैड टुडे टू आस्क यू। और मुझे लगता है कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है, और आपकी खुद की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी नॉलेज इस सब्जेक्ट को लेके बताती है कि आपने बहुत साल इसको दिए हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर वेयर यू आर। एंड वी विश कि आप इस पोर्टफोलियो को 10 से एक जीरो आगे और लगाते रहें, मतलब आराम से लगाएं, थोड़ा कैपिटल को प्रिजर्व करते हुए और ग्रो करें। ये मेरी एल्डर ब्रदर एडवाइस है आपको। तो थैंक्स जीत, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच। तो अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हो तो यानी आपने पॉडकास्ट पूरा देखा है। सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 5 लर्निंग्स लिखनी है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन में हमने जीत की वीडियोस डाल दी हैं, जिससे आप जाके बिटकॉइन के बेसिक्स और एडवांस्ड पूरा एक कोर्स की तरह सीख सकते हैं, टोटली फ्री। उनके हैंडल्स भी हैं, उनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। थर्ड, आप मुझे बताइए कि आप और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पे, जो हमने एक फॉर्म दिया हुआ है गूगल का डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप भर सकते हैं। फोर्थ, इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 से 10 दोस्तों को भेज दीजिए जिनको बिटकॉइन के बारे में नॉलेज नहीं थी, या उनको ऐसा लगता है कि क्रिप्टो एक ऐसी मशीन है जहां हम आलू डालेंगे तो सोना निकल जाएगा। फिफ्थ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी जरूर दबा देना साथ में, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो और हम अच्छे अच्छे गेस्ट आपके लिए लेके आ सके और नॉलेज अराउंड फाइनेंस आपको दे सके। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।